हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्टडी IQ's यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है विशाल चौहान और हिस्ट्री की अपनी सीरीज में वर्ल्ड हिस्ट्री का आज हम एक और टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में। लेकिन आज के टॉपिक पर बढ़ने से पहले मैं स्टूडेंट्स को बताना चाहूंगा कि अगर उन्होंने अभी तक मेरा प्रीवियस सेशन नहीं देखे हैं सो मेक श्योर दे वॉच ऑल दो सेशंस, क्योंकि आज का सेशन फ्रेंच रेवोल्यूशन समझने के लिए आपको अमेरिकन रेवोल्यूशन, रेनेसांस, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, इन सब चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए ऑलरेडी, राइट। सो मेक श्योर यू वॉच ऑल दो सेशंस थॉरली। आप प्रीवियस सेशंस को फॉलो कीजिए। प्रीवियस सेशंस देखने के लिए आप स्टडी IQ के चैनल पर जाइएगा, वहां पर आपको मेरे नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, या इस वीडियो के नीचे जो पिन्ड कमेंट है वहां पर भी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, या अगर आप सिंपली यूट्यूब के सर्च बार पर मेरा नाम लिखेंगे प्लेलिस्ट आ जाएगी, वहां से सेशंस को एक्सेस कीजिए, राइट। पिछले सेशंस मॉडर्न हिस्ट्री के, मेडिवल के, एंशिएंट के, वर्ल्ड हिस्ट्री के, इन सारे टॉपिक्स को थॉरली फॉलो करना शुरू कीजिए। अगर आप इन सारे सेशंस को पूरी तरीके से नहीं देखेंगे, पूरे वीडियोस नहीं देखेंगे, सो आप कैसे समझ पाएंगे मेरे पढ़ाने की फिलॉसफी को? आप कैसे समझ पाएंगे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्स तो इकट्ठा कर ही रहे हैं, लेकिन हमारा मेन जो मिशन है, जो हमारा मेन मोटिव है, मेन एजेंडा है कॉन्सेप्ट बिल्डिंग। हमें ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट समझना है और एक ग्लोबल जो है वो पर्सपेक्टिव जनरेट करना है हमें। ये है हमारा एजेंडा, ताकि अगर हम किसी भी एग्जामिनेशन में बैठे, भले ही अगर वो कोई एक दिवसीय एग्जामिनेशन हो या UPSC मेंस लिखने की बात हो, हम थॉरली उन एग्जामिनेशंस को फॉलो और थॉरली उन एग्जामिनेशन से हम गुजर सकें, राइट। सो मेक श्योर यू वॉच ऑल दोज प्रीवियस सेशंस। जो भी मैं बीच बीच में सवाल पूछता हूँ उनके जवाब मुझे आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर दीजिएगा। एडिशनली, और अगर आप जो है वो साथ में फीडबैक अगर दे सकें, मुझे प्रोवाइड कर सके कमेंट के माध्यम से अपना फीडबैक, मुझे बता सकें कि आपको वीडियो कैसे लगी, अच्छी या बुरी, सो वो भी बहुत बेहतर रहेगा, राइट। उसके अलावा अगर आप स्टडी IQ के एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हैं तो उस पर CSC के लिए एक स्मार्ट कोर्स आया है। उस स्मार्ट कोर्स के माध्यम से आप थॉरली CSC के लिए जो है वो अपनी प्रिपरेशन शुरू कर सकते हैं, जिसपे 1000 से प्लस वीडियोस हैं, डेली का करंट अफेयर अपडेट होता है, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस, पूरा का पूरा पैकेज जो है वो अवेलेबल है। मेक श्योर यू चेक दैट आउट। एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। सो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। आज हमें फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ना है। सो हर सेशन को जैसे भी हम, अगर आप थॉरली फॉलो कर रहे हैं मेरे सेशन को तो भली भांति जानते होंगे, पहले हम एक बैकग्राउंड, एक इंट्रोडक्शन प्रिपेयर करते हैं। तो आइए, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, सबसे पहले हम एक बैकग्राउंड, एक इंट्रोडक्शन को प्रिपेयर करने के लिए ही काम करेंगे। सो फ्रेंच रेवोल्यूशन के बैकग्राउंड में पहली लाइन देखिएगा क्या लिखी है। द फ्रेंच रेवोल्यूशन इम्प्लाइड अ पीरियड of far-reaching social and political changes in France from 1789 to 1799. Far-reaching social and political changes, बदलाव आ गया, यानी कोई ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ऑर्डर था, उसकी जगह नया ऑर्डर आ गया, यानी ओल्ड ऑर्डर वर्सेस न्यू ऑर्डर। फ्रेंच रेवोल्यूशन भी ओल्ड ऑर्डर वर्सेस न्यू ऑर्डर का ही फंडा यहां पर भी लगेगा। ये ओल्ड ऑर्डर वर्सेस न्यू ऑर्डर का फंडा हमने अमेरिकन रेवोल्यूशन में भी समझा, हमने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में भी समझा, हमें रेनेसांस में भी समझा, और वही सेम फंडा जो है फ्रेंच रेवोल्यूशन में भी लगेगा कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एरिस्टोक्रेटिक मोनार्कियल, जो ये पूरा का पूरा सोसाइटी में जो एलीट लोग हैं, इनके द्वारा जो पीजेंट्री का जो हनन किया जाता है, ये जो पुराना ऑर्डर है जो कि डोमिनेटेड है कैथोलिक चर्च द्वारा, इसको बदलना है और एक नया जो है वो ऑर्डर लेकर आना है एनलाइटमेंट आइडियाज पर, लिबर्टी पर, फ्रेटर्निटी, इक्वालिटी के आइडियाज पर, इन एनलाइटमेंट के थॉट्स पर एक नया पॉलिटिकल, एक नया सोशल ऑर्डर एस्टेब्लिश करना है, ताकि किंगडम ऑफ फ्रांस एक नेशन के रूप में जो है वो कन्वर्ट हो सके। देखिए, एक यहां पर एक चेंज और है, मैंने बोला ना हिस्ट्री को हमें प्रोसेस ऑफ चेंज की तरह समझना है। सो बेसिकली हो क्या रहा है, रेनेसांस की वजह से जो ओल्ड किंगडम्स है वो नेशंस में कन्वर्ट हो रही हैं, राइट। और ये नेशंस आपस में compete कर रहे हैं, किसके लिए? अपने अपने कॉलोनियल एक्सपेंशन के लिए। ये नेशंस आपस में compete कर रहे हैं अपने इंडस्ट्रियल, अपने जो है वो इकोनॉमिक इंटरेस्ट के लिए, राइट। सो ओल्ड ऑर्डर जो पुराना चला आ रहा मोनार्कियल सिस्टम था, जो पुराना चला आ रहा फ्यूडल सिस्टम था, उसकी जगह जो है वो अब एक कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम आया। फ्रांस में भी वही सेम सिस्टम जो है वो अमेरिकन रेवोल्यूशन में हुआ। अमेरिकन रेवोल्यूशन में हमने देखा जो ब्रिटेन की कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन या ब्रिटेन की जो पार्लियामेंट है, वो अपनी US की कॉलोनीज पर इकोनॉमिक कंट्रोल रखे हुए है। वहां पर भी हमने समझा ना अमेरिकन रेवोल्यूशन में क्या था, कि जो अमेरिकन कॉलोनिस्ट हैं, अमेरिकन जो लीडर्स हैं कॉलोनी के,
उन्हें जो ओल्ड एग्जिस्टिंग ऑर्डर है किसका, ब्रिटेन की पार्लियामेंट का, वो पसंद नहीं आया और उसको रिप्लेस किया गया। सो वहां पर वो ओल्ड ऑर्डर वर्सेस न्यू ऑर्डर चल रहा है, ठीक है, ताकि वो अपने आप को एक अलग जो है वो नेशन के तौर पर एस्टेब्लिश कर सके, ताकि वो अपने आप को एक अलग जो है वो एक पॉलिटिकल, एक इकोनॉमिक, एक इंपीरियलिस्टिक शक्ति के रूप में एस्टेब्लिश कर सके। अब यहां पर आपको एक बात और समझनी है, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल भी बनता है कि क्या रेनेसांस पीरियड के, रेनेसांस के बाद ये जो चेंज हुआ है ओल्ड ऑर्डर में, यानी जो एग्जिस्टिंग किंगडम्स हैं ये जो नेशंस में कन्वर्ट हुई हैं, क्या ये नेशंस भी वही किंगडम के कैरेक्टरिस्टिक्स को अपने साथ इन्होंने कैरी किया? क्या ये नेशंस वही किंगडम्स ही थे लेकिन बस एक स्लाइटली चेंज्ड फेस की तरह? क्या यानी कि जो किंगडम के समय में जो कैरेक्टरिस्टिक था, यानी पीजेंट्री पिस रही थी और एक सर्टेन सेक्शन ऑफ सोसाइटी वाज गेटिंग गेन्स, ऑल द गेन्स, क्या ये जो नया ऑर्डर आया था इसमें भी कुछ ऐसा ही था कि पीजेंट्री जो है वो तो पिस ही रही है, लेबर जो इगैलिटेरियन क्लास है वो तो पिस ही रही है, जो बिल्कुल निचले तबके की क्लास है, जो सबाल्टर्न है, वो तो पिस ही रहा है, ठीक है, लेकिन एक नया जो है वो मर्चेंट क्लास उभर के आ गया, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मोनार्क्स, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फ्यूडल लॉर्ड्स, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एरिस्टोक्रेटिक क्लास है, उन्हीं के साथ साथ जो है वो एक नया मर्चेंट क्लास, एक नया बैंकर क्लास और एक नया जो है वो लैंडलॉर्ड, एक नया जो है वो एक सोसाइटी का एक नया क्लास उठ खड़ा हुआ, ठीक है, किसके बराबर? ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एलीट रूलिंग क्लास के बराबर। और उन दोनों ने आपस में मिलकर एक समझौता किया कि हम जो है वो अब पहले केवल क्या था, पहले केवल ये रूलिंग क्लास ही सभी का हनन कर रही थी, अब ये जो नया जो है वो एक नया इकोनॉमिक क्लास जो उभर कर आया है, इसने एग्जिस्टिंग जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रूलिंग क्लास है उसके साथ समझौता किया, और इन दोनों ने मिलकर अब आम जनता को मैनिपुलेट करना और आम जनता की पीठ पर मुनाफा कमाना शुरू किया। क्या यही सच्चाई थी कैपिटलिज्म की? क्या यही सच्चाई थी इन सब रेवोल्यूशंस की? ये सब सवाल है हमारे आगे, ठीक है, यही सब सवालों को हमें धीरे धीरे इन्हीं के जवाब पिरोने हैं, राइट, क्रिटिकली एग्जामिन करने के सवाल जो होते हैं ना, तो इन्हीं स्टेटमेंट्स पे तो होते हैं कि जो नया सिस्टम आया, जो नया कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम आया, या ब्रिटेन का जो मोनार्कियल कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम है, कितना बदलाव था उसमें, क्या वो सही था, नहीं था, कितने चेंजेस आए, क्या जनता की हालात सुधरे, कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जो एस्टेब्लिश हुई है, ठीक है, जो नया पूंजीवाद जो शुरू हुआ है, क्या ये पूंजीवाद केवल नाम भर का बदलाव था? क्या इसके अंदर भी वही कैरेक्टरिस्टिक थे एक्सप्लॉइटरी, राइट? तो इन सब सवालों के जवाब हमें धीरे धीरे मिलना शुरू हो जाएंगे, ठीक है, लेकिन पहले कुछ बेसिक सवालों के जवाब ढूंढते हैं जो कमीशन हमसे पूछता है कि अमेरिकन रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन का मॉडर्न टाइम्स में क्या सिग्निफिकेंस है। इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री में, GS1 में, राइट, कि अमेरिकन रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन मॉडर्न टाइम्स में किस तरह जो है वो आप, मतलब इनका एक तो पहली बात, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, क्या क्या घटनाएं घटी, क्या कारण थे इनके होने के, राइट, और मॉडर्न टाइम्स में किस तरह सिनोनिमस है, भारत के इतिहास पर, भारत के नेशनल मूवमेंट पर क्या असर रहा, ठीक है, और अभी मॉडर्न टाइम्स में यानी कि जो प्रेजेंट डे जो पॉलिटिकल सिनेरियो है ये कैसे मॉडिफाई हुआ, ये हमें समझना है एक्चुअली। सो देखिएगा, जस्ट बिकॉज कि कोई चीज अभी तक कमीशन ने पूछी नहीं है दैट डजंट मीन कि कमीशन पूछ नहीं सकता, ये भ्रम दिमाग से निकाल दीजिएगा। और मैं सब दोनों की बात कर रहा हूँ, सेंट्रल लेवल के भी, स्टेट लेवल के भी, ठीक है, पूछे जा सकते हैं सवाल, तो अपने आप को आपको प्रिपेयर करना है, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमें क्या देते हैं? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमें एक इनसाइट प्रोवाइड करते हैं कि किस ये मत सोचिएगा कि इसी जो प्रीवियस ईयर पेपर में आया केवल उसी पेरीफेरी में रहकर जो है वह एग्जामिनर सवाल पुट कर सकता है। कमीशन बहुत अनप्रिडिक्टेबल है, उन्होंने जो सिलेबस लिख के दिया है आपको, उस सिलेबस में से कहीं से भी वो कुछ भी बनाकर पूछ सकते हैं। सो यू हैव टू प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर एवरी कंटेंजेंसी, हर तरह के कंटेंजेंसी के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना होता है आपको, ठीक है। वो पहले होता था कि एक गैस मार लिया जाता था कि इतना % ऑफ आप जो है वो सिलेबस पढ़ के चलो। देखिए, जो ऑलरेडी पुराने एग्जिस्टिंग जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है ना, वो अभी भी 2013 से पहले के पैटर्न को, हो सकता है कि उन टीचर्स के दिमाग में वो चीज़ें सेट हों, या और मतलब पुराना चला आ रहा है सिस्टम है, क्योंकि बहुत सारे इंस्टीट्यूशन हैं वो, या बहुत सारे टीचर्स हैं वो काफ़ी समय से पढ़ा रहे हैं। लेकिन 2013 के बाद पैटर्न चेंज हुआ है, यूपीएससी बहुत अनप्रिडिक्टेबल हो गया, आउट ऑफ द बॉक्स सोचकर सवाल, और बहुत सारी ऐसी किताबों से, पहले जो स्टेपल किताबें हुआ करती थी उनकी डायरेक्ट लाइन से सवाल उठ जाया करता था, लेकिन अब बहुत
यानी हर साल जो नई कोई किताब छप रही है तो आपको उस किताब का उसके बारे में पता होना चाहिए। कोई मान लीजिए अगर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का कोई नया फेलो, कोई नया इतिहासकार कोई नई किताब लिखता है, ये सारी बात छोड़िए, अगर भारत की कोई बड़ी यूनिवर्सिटी या भारत के जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पुराने इतिहासकार हैं अगर वो कोई नई किताब लिखते हैं तो उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। या भारत के कोई बड़े इकोनॉमिस्ट अगर कोई किताब छापते हैं या कोई आर्टिकल छापते हैं, कहीं स्टेटमेंट देते हैं, तो उसके बारे में आपको ये सब छोटी छोटी चीजें आपको फॉलो करनी होंगी, क्योंकि कमीशन वहां से सवाल उठाकर दे देता है। ठीक है, सो वो जो कहा जाता है ना कि एग्जामिनेशन, देखिए एक बहुत बेसिक आपने चीज सुनी होगी कि यूपीएससी निकालना है आपको या स्टेट के कमीशन के पेपर निकालने हैं अगर आपको, तो आपको अखबार यानी कि डेली करंट अफेयर जो है वो आपको मतलब अखबार से आता है सारा पेपर। ठीक है, कई तो इतने बोल्ड है और सीधा बोल देते हैं कि ये एक पर्टिकुलर अखबार से सारा पेपर आता है, कई कहते हैं जैसे हिंदू से सारा पेपर आता है, ऐसा है नहीं वैसे, लेकिन एक ये कहने की बात है। लेकिन इस बात का मतलब क्या है, आपको इस स्टेटमेंट का मतलब समझना है। इस स्टेटमेंट का मतलब ये है कि ये जितने भी बड़े जो प्रोग्रेसिव अखबार हैं, ठीक है, इनमें जो घटनाएं छप रही हैं यानी जो भी करंट अफेयर है, ठीक है, अब जो भी करंट अफेयर है, मान लीजिए कोई इकोनॉमिक अफेयर है, कोई पॉलिटिकल अफेयर है, कोई सोशल, कोई इन्वायरमेंटल इशू है, उसका आपको बैकग्राउंड ढूंढना है कि इतिहास में उसकी जगह कहाँ है। ज्यादा दूर का इतिहास भी नहीं, वैसे आपको उसका ज्यादा दूर का इतिहास भी पता होना चाहिए, लेकिन उसका मान लीजिए कोई भी एक सोशल इशू है, मान लीजिए रिवर गंगा के पॉल्यूशन की बात है, ठीक है, गंगा में जो पॉल्यूशन है इसकी बात है, राइट। और मान लीजिए एग्जिस्टिंग कोई सरकार जो है वो कोई इस नई नीति लेकर आती है कि गंगा में हमें पॉल्यूशन घटाना है, ठीक है, तो आपको केवल उस एक नीति के बारे में नहीं, आपको पूरा इतिहास पता होना चाहिए कि आज़ादी के बाद जितनी भी भारतीय सरकारें रही हैं उन्होंने गंगा को कैसे जो है वो धीरे धीरे गंगा गंदी हुई, गंगा जो है वो मैली हुई, और अब उस मैल को धोने का काम जो है वो किस तरह किया गया है बाकी सभी सरकारों द्वारा। सो नॉट जस्ट एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट, लेकिन उसका बैकग्राउंड पता होना चाहिए आपको। ठीक है, इसीलिए यही चीज मैं यही चीज मैं चाहता हूं कि आप समझें कि डायनेमिक और स्टैटिक का एक बहुत जबरदस्त जो है वो रिलेशन होता है आपस में। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप केवल अखबार पढ़ गए, करंट अफेयर पढ़ गए और हो गया, या आपने केवल स्टैटिक किताबें पढ़ ली और हो गया, नहीं। डायनामिक कमीशन देखिए सवाल किस तरह बनाता है, डायनामिक जो भी चीजें करंट अफेयर में चल रही हैं उन कॉन्सेप्ट्स पे स्टैटिक में से उठाकर सवाल डालता है। ठीक है, मान लीजिए कि अगर किसी एक पर्टिकुलर देश में कोई एक पर्टिकुलर जो है वो रिलीजियस घटना घट रही है, ठीक है, मान लीजिए कोई मिडिल ईस्टर्न कंट्री में कोई एक पर्टिकुलर सोशियो रिलीजियस घटना घट रही है, ठीक है, प्रेजेंट डे टाइम में, तो कमीशन क्या करेगा, उसी सेम चीज को उठाएगा 20th सेंचुरी के शुरुआती दशकों से और वहां से उठाकर सवाल डाल देगा, बताओ यहां पर ऐसा क्या हुआ था। ठीक है, मैं बात कर रहा हूं एक्चुअली टर्की की। ठीक है, तो मान लीजिए टर्की में जो 1920 का जो दशक है उसमें जो पॉलिटिकल घटनाएं हुई थी वो उस पर सवाल पूछ लिया गया, तो आप तो ये अगर आपने करंट अफेयर फॉलो किया होगा केवल इस सेंस में कि मुझे करंट अफेयर पढ़ना है और टर्की में अभी क्या हो रहा है, ठीक है, तब तो आप वो सवाल नहीं लगा पाएंगे। और अगर आपने करंट अफेयर्स को प्रिपेयर किया इस सेंस में कि डायनामिक के साथ मुझे इसका स्टैटिक डेटा उठा के देखना है कि जो घटना जो है वो टर्की में अभी हो रही है उसका पास्ट में क्या रेलेवेंस, कहां से जो है ये मुद्दा उठ के आ रहा है, ठीक है, अगर आप इतिहास से कनेक्ट करेंगे तब जो आके आप जो है वो समझ पाएंगे स्ट्रेटजी कि यूपीएससी एक्चुअली कमीशन आपसे चाहता क्या है। कमीशन ये देखना चाहता है कि जो प्रेजेंट के जो टॉपिक्स चलते हैं, करंट अफेयर में जो टॉपिक्स चलते हैं, क्या उनकी रेलेवेंस आप इतिहास से ढूंढ पाते हैं या नहीं। ठीक है, क्या उनकी बेस, क्या आपने केवल ऊपर ऊपर से पढ़ा है या कुछ 1-2 साल लगाकर आपने तैयारी की है, ठोस हैं आपके कॉन्सेप्ट या नहीं। ठीक है, सो मेक श्योर कि आप ये स्टैटिक एंड डायनामिक का जो है वो एक कॉम्बिनेशन क्रिएट करने की तरफ काम करें, और मैं धीरे धीरे वही आपका जो है वो सेंस जगाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन हम पहुंचेंगे, ठीक है, डायनामिक लेवल पर, करंट अफेयर वाले लेवल पर भी हम पहुंचेंगे, लेकिन धीरे धीरे जुड़े रहिए आप बस। आई होप ये डायनामिक और स्टैटिक वाला जो रिलेशन है आपको समझ आया होगा। मैंने खुल के अभी एग्जाम्पल्स नहीं दिए क्योंकि अभी वो लेवल नहीं आया, अभी वो टाइम नहीं आया है कि मैं आपको खुल के वो एग्जाम्पल्स दूं। ठीक है, मैं अपने सेशंस में उस लेवल पर पहुंचूंगा और तब हम स्पेसिफिकली सेशन उठाएंगे ना उन पर। ठीक है, स्पेसिफिकली जो है वो उन टॉपिक्स पर उठाएंगे, मैं आपको टॉपिक बताकर पढ़ाऊंगा कि क्या है इनकी, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ जो यूपीएससी में या स्टेट कमीशंस में, ठीक है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको एग्जाम्पल के तौर पर दिखाऊंगा आपको कि देखिए करंट अफेयर में ये मुद्दा चल रहा था और इस पर ये स्टैटिक सवाल पूछ लिया गया कमीशन द्वारा। ठीक है,
हवा में नहीं कर रहा बात में, मेरे पास जो है वो सबूत है इनके पीछे और मैं दिखाऊंगा आपको, धीरे धीरे पहुंचेंगे उस लेवल पर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा बैकग्राउंड में, सेकंड पॉइंट है। अच्छा, एक बार फर्स्ट पॉइंट को फिर से एक्सप्लोर करते हैं। द फ्रेंच रेवोल्यूशन क्या था? बदलाव था, चेंज था। तो हमने चेंज समझ लिया, हमने रेनेसांस से चेंज समझते आए हैं हमने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में चेंज को समझा, हमने अमेरिकन रेवोल्यूशन में चेंज को समझा, अब हम फिर से उसी चेंज को फ्रेंच रेवोल्यूशन में समझते हैं। तो जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो है दिस डिस्प्यूट बिटवीन एग्जिस्टिंग ओल्ड ऑर्डर और न्यू ऑर्डर, जो कि हमेशा से चला आया है, और बस अब अलग अलग ज्योग्राफिकल रीजन में, अलग अलग टाइम लाइंस में ये कॉन्फ्लिक्ट हमें बार बार देखने को मिलता है। हेंस दीज आर एग्जांपल्स ऑफ द वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट दैट देयर इज एंड देयर विल बी अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन एन एग्जिस्टिंग ओल्ड ऑर्डर and the upcoming new order, right? So the second point is it was a watershed event in the history of not only France and Europe but the whole world, ठीक है। watershed event का मतलब क्या होता है कि एक टर्निंग पॉइंट था, ठीक है। अब यहां पर सवाल यह बनता है कि हाउ फ्रेंच रेवोल्यूशन इज डिफरेंट देन अमेरिकन रेवोल्यूशन, हाउ इंडियन नेशनल मूवमेंट इज डिफरेंट फ्रॉम फ्रेंच रेवोल्यूशन, या फ्रेंच रेवोल्यूशन किस तरह जो है वो एक टर्निंग पॉइंट था, या फ्रेंच रेवोल्यूशन की ऐसी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थी जिसने आगे आने वाली कई सदियों में जो भी रिवॉल्ट्स हुए, जो भी रेवोल्यूशंस हुए, उनको डायरेक्शन प्रोवाइड करी। सो इस तरह के बहुत सारे सवाल बनते हैं, इन्हीं सब सवालों के जवाब आज हम ढूंढेंगे। और अगर आप मेरे सेशंस को थॉरली फॉलो करते हैं, देखिए मेरे जो पूरे सेशंस है ना, और इन सभी सेशंस में जो टॉपिक लेकर आ रहा हूं मैं, देखिए मैं आपको मेंस के क्वेश्चंस अभी तक बताए नहीं है मैंने स्टेटमेंट वाइज कि ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, ठीक है। लेकिन ये बात आप मान के चलिए कि जो मेंस में सवाल आए हैं उनके जवाब मैं आपको इन्हीं अपने सेशंस में दे रहा हूं। जो ऑलरेडी सवाल आ चुके हैं ना मेंस में, उनके जवाब मैं अपने सेशंस के माध्यम से दे रहा हूं। मैं कंसीडर करके चल रहा हूं उन क्वेश्चंस को। एक अलग से स्पेसिफिक टॉपिक लूंगा मैं जहां पर केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। और तब आप क्लियरली बोल सकते हैं, अगर आपने थॉरली फॉलो किए होंगे मेरे सेशंस, तो आप क्लियरली बोल सकते हैं कि जी हाँ, हमने ये सारी चीजें तो ऑलरेडी पढ़ ली हैं, और उससे ज्यादा ही पढ़ाई है मैंने आपको एक्चुअली, ताकि आप अन्य क्वेश्चंस, अन्य जो आसपास की जो भी कंटेंजेंसीज है उन सब के लिए प्रिपेयर्ड रहें, ठीक है। खैर, वाटरशेड इवेंट की बात करते हैं। हाउ फ्रेंच रेवोल्यूशन वाज अ वाटरशेड इवेंट, यानी कि फ्रेंच रेवोल्यूशन में ऐसी क्या क्या घटनाएं घटी जो पहले कभी नहीं हुआ था, और उसने पूरा जो है वो बदल दिया, ना ही केवल फ्रांस और यूरोप के इतिहास को, लेकिन आगे आने वाले समय में पूरे धरती पर जहां जहां पर रेवोल्यूशन हुई उसको जो है वो एक स्ट्रांग, एक एग्जाम्पल, एक स्ट्रांग जो है वो प्रेसिडेंस, एक स्ट्रांग इम्पेटस जो है वो प्रोवाइड किया। कैसे? पहली बात तो फ्रेंच रेवोल्यूशन में बहुत खुले आम ये बात क्लियर हो गई कि जो पीजेंट्री है वो वायलेंट हो सकती है, और मॉब जो है वो रूलिंग क्लास को ओपनली एग्जीक्यूट कर सकती है, क्योंकि ऐसा हुआ फ्रेंच रेवोल्यूशन में। खासकर जो रेन ऑफ टेरर वाला पॉइंट है ना, अगले सेशन में कराऊंगा सेकंड पार्ट में। मैंने बोला ना फ्रेंच रेवोल्यूशन 2 पार्ट में आएगी, लंबा टॉपिक है, मैं नहीं चाहता कि एक ही पार्ट में जो है वो आपके लिए रिवाइज भी तो करना होता है, राइट। तो 2 पार्ट में लेकर आऊंगा। तो सेकंड पार्ट में आपको मैं रेन ऑफ टेरर समझाऊंगा, जिसमें जो मॉब है, फ्रेंच जो मॉब है वो सड़कों पर आ गई, और जो लैंडलॉर्ड, जो फ्यूडल लॉर्ड, जो एरिस्टोक्रेट, इवन लुई 16 द किंग, ओपनली एग्जीक्यूट किया गया इन लोगों को। पॉलिटिकल लीडर्स को ओपनली एग्जीक्यूट किया गया, ठीक है। तो रेन ऑफ टेरर एक ऐसा समय रहा फ्रेंच रेवोल्यूशन में जहां पर जो जनता है उसने ओपनली एग्जीक्यूट किया। तो ये पूरी दुनिया के लिए मैसेज था कि जो भी पूरी दुनिया के जो भी रूलिंग क्लास हैं, चाहे वो मोनार्कियल सिस्टम की हो, कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम अडॉप्ट कर लिया उन्होंने, यानी कि जो भी रूल कर रहा है ना पूरी दुनिया में, उन लोगों को एक बात क्लियर हो गई कि जो जनता है इसको या तो बहुत ज़्यादा खुश रखो या तो बहुत ज़्यादा दुखी मत होने दो, एक बैलेंस क्रिएट करके रखो। यानी अगर इस जनता का रोष फूट पड़ा तो ये हम सबको मार के खा जाएंगे। मतलब कहने की बात हो गई ऐसी, ये स्टेटमेंट डॉक्यूमेंट हुआ है कि कहने का मतलब ये बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा वायलेंट हो जाएंगे और हम कंट्रोल नहीं कर सकेंगे इन्हें। ये चीज़ जो है वो हमें फ्रेंच रेवोल्यूशन से दिखी। वही साथ ही साथ हमें फ्रेंच रेवोल्यूशन में लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी, ये 3 शब्द, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी को बहुत ज़्यादा पॉपुलराइज किया गया, इन 3 शब्दों को। और ये 3 शब्द जो हैं वो आगे आने वाले कई सारे राष्ट्रों के नेशनल मूवमेंट में खुले तौर पर इस्तेमाल किए गए कि जो लिबर्टी, फ्रेटर्निटी और इक्वालिटी जो हमें फ्रेंच रेवोल्यूशन से देखने को मिलती है वो हमें अपने देश में भी लानी है। और ये इसका साक्षात एग्जाम्पल है इंडियन नेशनल मूवमेंट। इंडियन नेशनल मूवमेंट के कई सारे लीडर्स
फ्रेंच रेवोल्यूशन से इन्फ्लुएंस थे कि वहां का जो इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, क्योंकि भारत में इक्वालिटी की जरूरत थी, भारत की सोसाइटी में बहुत ज्यादा अनेकता थी, ठीक है, और ब्रदरहुड की तो, फ्रेटर्निटी की तो जरूरत थी ही, लेकिन इक्वालिटी की, ऊंच नीच, ठीक है, अमीरी गरीबी, भारत में बहुत बुरा हाल है, आज भी बुरा हाल है, तो तब सोचिए क्या था, ठीक है। सो भारत की सोसाइटी को उस चीज, उन पॉइंट्स की जरूरत है। तो आज हम देखेंगे कहां तक वो सोसाइटी पर लागू है, कहां तक ये तीनों पॉइंट जो है वो पॉलिटिकल एजेंडा बने, लोगों को मैनिपुलेट किया गया या लोग जो है वो जागरूक थे। तो इन सारी चीजों का सवाल हम ढूंढेंगे, क्योंकि मैंने आपको बोला है ना, तटस्थ रहना है, आपको न्यूट्रल रहना है। न्यूट्रल आप तभी रह पाएंगे जब आप सभी पक्षों को समझेंगे। अगर आप केवल एक ही डायरेक्शन में सोचते चले गए तो न्यूट्रल नहीं रह सकेंगे, ठीक है। एक एडमिनिस्ट्रेटर का काम है न्यूट्रल रहकर सोचना, ठीक है। तो अगर आपके दिमाग में वो आपका न्यूट्रलिटी का जो इंडेक्स है अगर वो हाई रहेगा तो समय तो आपका हो सकता है कि कई जगहों पर आपको फैसला लेना हो जहां पर न्यूट्रल रहकर आइडियल फैसला नहीं लिया जा सकता। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको न्यूट्रलिटी को अपना जो है वो कोर पैराडिम बनाना है, नहीं, उसका मैंने बोला ना, उसका इंडेक्स हाई रखना है अपने दिमाग में। इसका मतलब ये नहीं है कि समय आने पर आप जो है वो मतलब एक बेहतर डिसीजन लेने में अपने न्यूट्रल होने को जो है वो बाधित होने देंगे, राइट, समझ रहे हैं। एक बैलेंस क्रिएट करना है, एक एडमिनिस्ट्रेटर की सोच में बैलेंस होना चाहिए, और वो बैलेंस सिचुएशन टू सिचुएशन जो है वो वेरी कर सकता है, ठीक है, धीरे धीरे डेवलप करेंगे। सो ये वैसे तो एथिक्स सब्जेक्ट में बहुत सारे इस तरह के पॉइंट है, एथिक्स मोरालिटी में, ठीक है, वहां पर आती है सब चीजें। और अब जो मैंने ये बात बोली कि जो है वो वेरी कर सकता है, ये कुछ पॉइंट पे जो है वो मॉरली रॉन्ग होगा, कुछ पॉइंट पे एथिकली रॉन्ग होगा, और कुछ पॉइंट पे मॉरली राइट भी होगा, एथिकली राइट भी होगा, ठीक है। तो यही कंफ्यूजन जो है वो एथिक्स वाले यानी GS4 में आती है और क्रिएट की जाती है खास तौर पर, ठीक है। लेकिन उस लेवल तक पहुंचने के लिए आपको पहले GS1, GS2, GS3 थॉरली प्रिपेयर्ड होने चाहिए, प्लस एसेज, ये सारी चीजें थॉरली प्रिपेयर्ड होनी चाहिए, ऑप्शनल, ठीक है। जब ये सब कुछ प्रिपेयर होगा तब आप GS4 पे जाओगे, तब आप एथिक्स के जवाब देने के काबिल बन सकोगे, ठीक है। और देखिए बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, फ्रेंच रेवोल्यूशन क्या मतलब है, ठीक है। आपके दिमाग में फ्रेटर्निटी, इक्वालिटी के आइडियाज डालना, आपके दिमाग में कैपिटलिज्म किस तरह मैनिपुलेट करती है मास पॉपुलेशन को, ये आइडियाज आपके दिमाग में होने चाहिए। जो गवर्निंग बॉडीज है वो कैसे उन्होंने जो है वो मास पॉपुलेशन को यूज किया है, मैनिपुलेट किया है, उनका फायदा किया है, उनका नुकसान किया है, ये सारी चीजें आपको समझ आनी चाहिए। इसलिए, और यही चीजें हम इसलिए इतिहास से पढ़ते आते हैं, इतिहास से पढ़ते हुए आएंगे और कंटेम्प्रेरी में लेकर आएंगे कि आज क्या हो रहा है, आज के भारत में क्या हो रहा है, आज के एशियन कंट्रीज में क्या हो रहा है, आज के अरेबियन कंट्रीज में क्या हो रहा है, आज की यूरोपियन कंट्रीज में क्या हो रहा है, नॉर्दर्न साउदर्न अमेरिकन में क्या हो रहा है, ठीक है। सो इतिहास का ये रेलेवेंस है, ये मैं चाहता हूं आपके दिमाग में ये चीजें सेट हों थॉरोली, ठीक है। खैर, सो वाटरशेड इवेंट हम कहेंगे आगे, हम आज ही के टॉपिक में देखेंगे क्यों कहेंगे हम वाटरशेड इवेंट्स, ठीक है। सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट देखिएगा, इट इंट्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट टाइम द आइडियाज ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी विच वर द कल्मिनेशन पॉइंट ऑफ द एनलाइटमेंट थॉट मूवमेंट विच originated with the Renaissance, was the reason for industrial revolution and left its imprints on the Constitution of United States of America in the aftermath of American Revolution, ठीक है। So French Revolution gave the ideas of liberty, fraternity, equality, but that doesn't mean that Montesquieu का काम जो है वो पहले नहीं छपा था, राइट। अमेरिकन रेवोल्यूशन या जो अमेरिकन लीडर्स थे, अमेरिकन कॉलोनिस्ट थे, वहां का जो इंटेलिजेंशिया था वो लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी के आइडिया से जो है वो ऑलरेडी सहमत थे, और इसलिए वहां पर देखिए अमेरिकन रेवोल्यूशन और फ्रेंच रेवोल्यूशन का एक बहुत क्लोज रिलेशन है। अमेरिकन रेवोल्यूशन वाज अगेंस्ट द इंपीरियलिस्टिक होल्ड ऑफ ब्रिटेन एंड फ्रेंच रेवोल्यूशन वाज अगेंस्ट द मोनार्कियल और द फ्यूडल या जो ओल्ड ऑर्डर है, राइट, ओल्ड ऑर्डर आप समझते हैं कौन सा है, उसके खिलाफ था, ठीक है। लेकिन दोनों के बीच में एक रिलेशन आज हम ढूंढेंगे कि क्या है, फिर हम दोनों के बीच में डिफरेंस ढूंढेंगे कि क्या है, फिर हम देखेंगे दोनों का इंपैक्ट जो है वो दोनों इंडिविजुअल राष्ट्रों में भी क्या हुआ, यूरोप में भी क्या हुआ, वर्ल्ड ट्रेड में क्या हुआ, वर्ल्ड इकोनॉमी में क्या हुआ, और प्रेजेंट टाइम तक उनकी रेलेवेंस क्या है। इन सारी चीजों को हमें समझना है, इन सारे पॉइंट्स को जो है वो जनरेट करना है, डेवलप करना है, ठीक है। खैर, तो ये बात हम समझते हैं, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी जो है वो, फ्रेटर्निटी एनलाइटमेंट के थॉट हैं, रेनेसांस से निकले हैं, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन लाने में कारण भी रहे, और यूनाइटेड स्टेट
ऑफ अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में भी इनकी भागीदारी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो ये चीजें हम ऑलरेडी बहुत बेहतरीन तरीके से एस्टेब्लिश कर चुके हैं। आगे देखिए, These ideas of liberty, equality and fraternity were in fact offspring of the spirit advocating the supremacy of reason, which has been the driving force of enlightenment movement and the industrial revolution। ठीक है, supremacy of reason, supremacy of reason एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपके दिमाग में सेट होनी चाहिए, क्योंकि supremacy of रीजन या एम्पिरिसिज्म ही वही एनलाइटमेंट के थॉट हैं जो रेनेसांस की ऑफशूट थी, राइट। रेनेसांस में से तो निकल कर आया ना कि आपको कारण बताना है कि ऐसा क्यों कर रहे हैं हम। अगर चर्च क्या, अगर राजा के बाद राजा का ही बेटा अगर शासक बनेगा तो ऐसा क्यों, कारण बताइए, ठीक है। स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी होनी चाहिए, उसी से ही तो साइंटिफिक डिस्कवरीज हो पाई हैं। नेक्स्ट, दीज आइडियाज बिकम सो पॉपुलर इन द फॉलोइंग ईयर्स दैट दे बिकम सिनोनिमस विद द पैराडिम ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, देखिए डेमोक्रेसी का पैराडिम, यानी पैराडिम का मतलब होता है कि पैटर्न ऑफ थॉट, कि किस तरह आप सोच रहे हैं, ठीक है। सो जो डेमोक्रेसी का जो पैटर्न है, यानी कि डेमोक्रेसी के बारे में आप किस तरह सोच रहे हैं, ठीक है। सो डेमोक्रेसी का अगर नाम लिया जाता है तो डेमोक्रेसी के साथ इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, रीजन, ठीक है, लिबर्टी और साइंटिफिक अप्रोच, इन सारी चीजों का जो है वो, और सेक्युलरिज्म, रिलीजियस टॉलरेंस, ये सारी चीजें डेमोक्रेसी के साथ सिनोनिमस जो है वो फ्यूचर में हुई। एंड दिस वाज ड्यू टू द रेनेसांस ऑब्वियसली एंड द एनलाइटमेंट थॉट। नेक्स्ट देखिएगा, सो दिस वाज द बैकग्राउंड। बैकग्राउंड में क्या है, देखिए बैकग्राउंड में बेसिकली हमने ये समझना है कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, अमेरिकन रेवोल्यूशन आया, रेनेसांस आ चुका है, तो एक एनलाइटमेंट का थॉट जो है वो जनता में है, ठीक है। लेकिन ड्यू टू द प्रॉक्सिमिटी ऑफ फ्रांस टू द कैथोलिक रोमन्स, राइट, इटली के नजदीक होने के कारण जो फ्रांस की, मैंने बोला ना ब्रिटेन में ही इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्यों आई, बिकॉज ब्रिटेन वाज पॉलिटिकली स्टेबल, बिकॉज ब्रिटेन जो है वो एक आइलैंड है और मेनलैंड यूरोप से अलग है, तो ब्रिटेन तक जो कैथोलिक चर्च है उनकी जो भी पॉलिटिकल टर्मोइल था वो नहीं पहुंच सका, ठीक है। इसीलिए ब्रिटेन में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रही एंड दे बूम देयर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, राइट। बट फ्रांस जो है वो मेनलैंड यूरोप में और काफी बड़ा राज्य और काफी पुराना राज्य, और फ्रांस का जो पूरा का पूरा सिस्टम है वो पूरा का पूरा सिस्टम ही फ्यूडल मतलब फ्यूडल सिस्टम है, और वो रोमन कैथोलिक चर्च पे ही एस्टेब्लिश्ड है पूरा का पूरा ही, ठीक है। मैनरलिज्म कहा जाता है वहां के जो बिल्कुल लोकल लेवल का जो एडमिनिस्ट्रेशन था मिडिवल पीरियड का, मैनरलिज्म कहा जाता है, तो वो छाया हुआ है वहां पर। फ्यूडल लॉर्ड्स हैं, एरिस्टोक्रेट्स हैं, शासक लुई 16वां जो है वो एक बहुत बदमिजाज, एक बहुत जो है वो अनएबल, इनकैपेबल शासक है, ठीक है, जो कि पूरा दिन भोग विलास में, अय्याशियों में, और मतलब जितना भी भोग विलास की चीजों में है उसमें गुजारता है, और उनकी जनता परेशान है। तो ये बैकग्राउंड है, ठीक है। सो आइए अब थोड़ा सा सोसाइटी के बारे में समझते हैं। जब हम कारणों को समझेंगे, अब हम कारणों को समझना शुरू करते हैं किसके, फ्रेंच रेवोल्यूशन के। तो उन कारणों में सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि जो फ्रांसीसी समाज है वो 3 एस्टेट्स में बटा हुआ था, यानी सोशली जो है वो फ्रेंच जो सोसाइटी है वो 3 पार्ट्स में बटा हुआ था। देखते हैं वो क्या क्या है, ठीक है। अगर आपने एनसीईआरटीज पढ़ी होंगी 9th की 10th की, तो डेफिनेटली आप ये चीज जो है वो समझ सकते हैं। सो इन द 1770s द फ्रेंच सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू 3 लार्ज सोशल क्लासेस और एस्टेट्स। द फर्स्ट एस्टेट देखिए क्या है, तो 3 एस्टेट में फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, और ऑब्वियसली आप हिसाब लगा सकते हैं कि फर्स्ट जो है वो सबसे ज्यादा प्रिविलेज्ड होगा, देन सेकंड प्रिविलेज्ड होगा, और जो थर्ड होगा उसमें होंगे आम लोग, और आम लोग जो है वो सिर्फ वही पिस रहे होंगे। यही सिस्टम था, मोटे तौर पे बोला जाए कि जो फर्स्ट क्लास थी वो थे प्रीसली क्लास, या जो कैथोलिक चर्च की क्लर्जी है। अब पोप और उसके कार्डिनल तो बैठे हैं कहां पर, वेटिकन में, राइट। लेकिन उसके बाद जो आर्क बिशप्स हैं वो बैठा है फ्रांस में। आर्क बिशप्स के नीचे जो बिशप्स हैं वो फ्रांस के अलग अलग फ्यूडल जितने भी रीजन है वहां पर, और फिर उन बिशप्स के नीचे जो नीचे चर्चेज है वहां पर जो है वो प्रीस्ट वगैरह बैठे हैं, ठीक है। सो ये जो पूरी क्लर्जी है किसकी, रोमन कैथोलिक चर्च की, ये आता है आपका फर्स्ट एस्टेट। और ये जो पूरी की पूरी क्लर्जी है ये बहुत मतलब गिनती के लोग हैं ये फ्रांस में, और ये जो गिनती के लोग हैं इनके पास पूरी फ्रांस की भूमि का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, गिनती के लोग हैं,
और पूरी फ्रांस की भूमि का एक बहुत बड़ा हिस्सा इनके पास है, गिनती के लोग हैं, पूरी फ्रांस की भूमि का एक बहुत बड़ा हिस्सा इनके पास होने के कारण इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा हिस्सा इनको जाता है, एंड दैट इज नॉन टैक्सेबल, उस पर टैक्स नहीं है। देखिए प्रेजेंट डे जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, इसकी सबसे बड़ी समस्या ये है दैट वी हैव टू टैक्स द रिच। हमें अमीरों को टैक्स करना पड़ेगा, जो बिलियंस में कमा रहे हैं, जो कलेक्टिवली ट्रिलियंस में कमा चुके हैं, उनको टैक्स नहीं करोगे। और सिर्फ टैक्स अगर आप आम जनता से लेते रहोगे तो, और आम जनता को आपने उलझाया हुआ है अलग अलग सोशल इश्यूज में, वो कंट्री टू कंट्री वेरी करते हैं। फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज हैं तो उनके अलग सोशल इश्यूज हैं, थर्ड वर्ल्ड कंट्री है तो उनके अलग सोशल इश्यूज हैं, ठीक है। और जो कैपिटलिस्ट हैं और जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट है वो मिलकर फायदा उठा रही हैं। और अगर आप जनता से टैक्स लेते रहेंगे, जनता से टैक्स लेते रहेंगे, और अगर आप अपने मर्चेंट्स, अपने बड़े कैपिटलिस्ट, जो भी आपके मतलब फंड आपको प्रोवाइड कर रहे हैं या आपको जो है वो सपोर्ट दे रहे हैं, मैं इस समय बात कर रहा हूं मतलब अर्ली मॉडर्न पीरियड की, प्रेजेंट में नहीं। प्रेजेंट में भी कुछ ऐसा ही माहौल है, कुछ नहीं खास बदला नहीं है, इनफैक्ट डेवलप हुआ है, बेटर हो गया, वही सेम सिस्टम था, थोड़ा सा बेटर हो गया, अनट्रेसेबल हो गया कई जगहों पर, तो ठीक है। मतलब आप नहीं पता कर सकते, आप नहीं चैलेंज कर सकते उनकी अथॉरिटी को, खैर। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आपको अवेयर नहीं होना, आपको अवेयर होना है। आपको मतलब ऐसा भी नहीं है कि आप चैलेंज नहीं कर सकते, बहुत लोगों ने चैलेंज किया भी है ओपनली, ठीक है। और चैलेंज करने से ही बदलाव आएगा, धीरे 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 सभी लोग चैलेंज करेंगे तभी बदलाव आएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो सिस्टम कहीं कामयाब नहीं है, बहुत जगहों पर बहुत कारगर भी है, ठीक है। और मैंने बोला ना, नेशन टू नेशन जब बट गए, जब नेशन बट गए ना, तो नेशन केवल अपने बारे में सोचने लगा। और वो नेशन की जो सरकारें हैं, मैंने आपको बताया ना ब्रिटेन का एग्जांपल लेकर, कि उनके जो मर्चेंट्स हैं और उनकी जो पार्लियामेंट है वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, और केवल, और जो पार्लियामेंट है वो मर्चेंट्स के हक में ही कानून बनाए जा रही है। तो यही पैटर्न फ्रांस ने भी फॉलो किया, यही पैटर्न जर्मनी में भी फॉलो हुआ, यही पैटर्न यूएसए में भी फॉलो हुआ। जितनी भी बड़ी शक्तियां उभर रही थी उस समय, जो भी इंडस्ट्रियल शक्तियां थी, वो सब यही गवर्निंग का पैटर्न जो है वो फॉलो कर रही थी। और आपको समझना बहुत अनिवार्य है, प्रेजेंट डे में रेलेवेंस ढूंढनी है कि क्या आज भी ऐसा है या नहीं है, ठीक है। खैर, सो फर्स्ट एस्टेट के बारे में बात करते हैं। द क्लर्जी ऑफ कैथोलिक चर्च फॉर्म द फर्स्ट एस्टेट, हमने समझ लिया, ठीक है। इट ओन्ड अबाउट 10% ऑफ द लैंड इन फ्रांस। फ्रांस के टोटल लैंड का 10% इस क्लर्जी के हाथ में था। इट प्रोवाइडेड रिलीजियस सर्विसेज टू द सोसाइटी एंड समटाइम्स रिलीफ सर्विसेज टू द पुअर, ठीक है। अब ये क्लर्जी क्या करती थी? रिलीजियस सर्विसेज प्रोवाइड करती थी सोसाइटी को, और रिलीफ सर्विसेज पुअर को, नाम भर की। As France was deeply religious society, the church enjoyed considerable power and privileges. Moreover, it was largely exempted from taxes and contributed about 2% of income to the government. देखिए, पूरे देश की भूमि का 10% चर्च के पास है, जिसमें से केवल 2% वो इनकम सरकार को प्रोवाइड कर रहे हैं। सो दैट मीन्स बाकी सारा जो है वो किसको जा रहा है? चर्च को जा रहा है। प्लस वो टैक्स नहीं देते, सो टैक्स के रूप में कोई भी जो है वो कमाई गवर्नमेंट को उनसे नहीं मिल रही है। प्लस वो रिलीजियस सर्विसेज दे रहे हैं। दैट मीन्स अगर मान लीजिए, सिंपल सी बात है, किसी राष्ट्र में जिसके पास 10% लैंड होल्डिंग्स हो, ठीक है, तो ऑब्वियसली उनका जो इंपैक्ट है वो काफी गहरा है। और फ्रांस बीइंग अ डीपली रिलीजियस कंट्री, वहां की जो भी मोनार्कियल सिस्टम था वो आर्च बिशप्स के कहने के बगैर कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि आर्च बिशप्स जो है वो कार्डिनल द्वारा भेजे जाते थे देशों में। मतलब फ्रांस में जितने भी कैथोलिक जो कंट्रीज हुआ करती थी, वहां पर आर्च बिशप्स जो है वो अपॉइंटेड हुआ करते थे। किसके द्वारा? वेटिकन के द्वारा, ठीक है। सो दैट मीन्स चर्च का जो है वो काफी गहरा इंपैक्ट, काफी गहरा कंट्रोल था फ्रांस के एडमिनिस्ट्रेशन पर, भले ही वो किसी भी तरह का एडमिनिस्ट्रेशन हो। और फर्स्ट एस्टेट हमने समझा, द क्लर्जी ऑफ कैथोलिक चर्च। सेकेंड एस्टेट क्या है सोसाइटी का? It was made up of rich nobles, mostly big landowners. Despite making only up to 2% of the population, this estate owned more than 20% of land and paid almost no taxes. अब ये सेकेंड एस्टेट की बात करें, सेकेंड एस्टेट है जो नोबल्स हैं, जो एरिस्टोक्रेट्स हैं, जो लैंडलॉर्ड्स हैं, ठीक है। और ये
फ्रांस की पूरी पॉपुलेशन का 2% है केवल, लेकिन फ्रांस के पूरे लैंड, जितना भी लैंड है फ्रांस का, उसमें से 20% इनके पास है। 10% किसके पास है? 10% जो है वो चर्च के पास है, 20% इन लैंडलॉर्ड्स के पास है। तो फ्रांस की पूरी भूमि में से 30% हिस्से पर तो कोई भी टैक्स आता ही नहीं, क्योंकि द फर्स्ट एस्टेट और सेकंड एस्टेट तो टैक्स देता ही नहीं है। और राज्य की कमाई कहां से होती है? राज्य की कमाई है टैक्स से, है ना। उस समय के फ्यूडल टाइम्स में अगर चले जाए तो उस समय राज्य की कमाई जो है वो मेनली टैक्स से है, ट्रेड से भी है ऑब्वियसली, लेकिन मेनली कमाई जो है वो टैक्स से है। और समाज का जो दो सबसे अमीर तबका है वो तो टैक्स दे ही नहीं रहा, ठीक है। जो 2% समाज का तबका है जिसके पास 30% लैंड है, वो टैक्स दे ही नहीं रहा। सो दैट मीन्स जो थर्ड एस्टेट आता है, इट वॉज द मोस्ट पॉपुलस एस्टेट with about 98% of people belonging to it, ठीक है। but it was not a homogeneous group and based on the economic criteria was divided into 3 main social groups, ठीक है। अब देखिए, अब बात करते हैं थर्ड एस्टेट की। फर्स्ट एस्टेट क्लर्जी, सेकंड एस्टेट नोबल्स, ठीक है। थर्ड एस्टेट में आ गए आपके कॉमन पीपल। अब ये कॉमन पीपल भी, थर्ड एस्टेट भी जो है वो 98% पॉपुलेशन है ये टोटल फ्रांस की पॉपुलेशन का। और ये 98% पॉपुलेशन भी फर्दर 3 भागों में बटा हुआ है, 3 फर्दर क्लासेस में, सब क्लासेस में बटा हुआ है। तो एस्टेट में 3 फर्दर सब क्लासेस देखिए क्या क्या है। पहला ग्रुप है द फर्स्ट ग्रुप नोन एज द बर्जियोसीज या बर्गियोसीज वर मर्चेंट एंड आर्टिजियंस। देखिए बहुत ध्यान से समझिएगा, रेनेसांस का पीरियड आया। रेनेसांस का मतलब क्या है? पुनर्जागरण। पुनर्जागरण किसका? आर्ट, साइंस, लिटरेचर, रिलीजन। कौन सा? जो ग्रेको रोमन कल्चर था उसका, ठीक है। दैट मीन्स रेनेसांस के बाद एक बहुत स्टीप इंक्रीज आया आर्टिस्ट में, एक आर्टिस्ट मतलब कलाकारों की संख्या में, ठीक है। एक स्टीप इंक्रीज आया क्राफ्ट्समैन में, ठीक है। और हमें धीरे धीरे नया लिटरेचर, नया आर्किटेक्चर, नया आर्ट जो है वो नजर आया आफ्टर रेनेसांस, राइट, एनलाइटमेंट के समय में भी। और अब धीरे धीरे 17th 18th सेंचुरी में भी यही ट्रेंड हमें बढ़ता हुआ दिख रहा है। दैट मीन्स ये कि समाज में एक आर्टिस्ट का, एक क्राफ्ट्समैन का एक वर्ग जो है वो डेवलप हुआ है आफ्टर रेनेसांस, ठीक है। वो था बिफोर द फॉल ऑफ वेस्टर्न रोमन एम्पायर, यानी कि वो 3rd सेंचुरी बीसी से, 3rd सेंचुरी एडी से पहले था वो आर्टिस्ट क्लास। लेकिन अब वो वापस रिवाइव हुआ है आफ्टर द रिवाइवल ऑफ द ओल्ड ग्रेको रोमन कल्चर, यानी आर्ट, आर्किटेक्चर, लिटरेचर, साइंसेस जब रिवाइव हुई तो ये एक नया वर्ग डेवलप हुआ। और ये थर्ड एस्टेट का हिस्सा है, क्योंकि ये कर तो मजदूरी ही रहा है ना, लेकिन थोड़ी सी ग्लोरीफाइड मजदूरी कर रहा है। और ये जो ग्लोरीफाइड मजदूरी कर रहा है, इसके बदले इसको पैसा मिल जा रहा है अच्छा खासा, ठीक है। क्योंकि अच्छे कलाकार की अच्छी कीमत थी, बिल्कुल। उसको पैट्रोनेज भी मिल जाती थी, तो ठीक ठाक उसकी कमाई हो जाती थी। दैट मीन्स जो थर्ड एस्टेट का जो पहला क्लास है, फर्स्ट जो ग्रुप है, वो है ये आर्टिस्ट लोग, वो है ये मर्चेंट्स, ठीक है। दे वर वेल एजुकेटेड एंड बिलीव्ड स्ट्रांगली इन एनलाइटमेंट आइडियाज ऑफ लिबर्टी एंड इक्वालिटी। देखिए रेनेसांस में आर्ट, कल्चर और ट्रेड जो है वो फिर से रिवाइव हुआ। तो ये जो आर्टिशियन और मर्चेंट की जो क्लास बनी है, ये डेफिनेटली एनलाइटमेंट के आइडियाज से बहुत, यानी इन्हीं लोगों ने वो एनलाइटमेंट का लिटरेचर पढ़ा है, इन्हीं लोगों ने वो एनलाइटमेंट के बाद जो कला में बूम आया है, उन्होंने परफॉर्म की है वो आर्ट, ठीक है, या उन्होंने जो है वो मतलब सीखी है वो कला, राइट। सो दैट मीन्स एनलाइटमेंट के आइडियाज से कन्वर्जेंट है कौन? फर्स्ट ग्रुप। लेकिन जो गरीब लोग हैं उन तक तो पहुंचे ही नहीं ना एनलाइटमेंट के आइडियाज, उन तक तो पहले भी नहीं पहुंचे। सो जो फर्स्ट ग्रुप है वो सिक्योर है, ठीक है। वो थोड़ा सा क्या है, इकोनॉमिकली सिक्योर है। ऑल्दो सम ऑफ द बर्जियोसीज वर वेरी रिच, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें मर्चेंट क्लास भी आती है। अब यहां पर आपको ध्यान देना है, अ नोबल इन द मेडिवल टाइम वाज बाय बर्थ, ठीक है। कोई व्यक्ति नोबल जो है वो कैसे था? बाय बर्थ था। सो रेनेसांस की वजह से जो इंडिविजुअलिज्म की जो भावना आई है, उससे जो लोअर क्लास थी, जो ऐसी क्लास जो नोबल नहीं थी या नोबिलिटी का हिस्सा नहीं थी, उनमें से भी मर्चेंट्स उभर कर आए, राइट। तो ये वो मर्चेंट्स हैं जिनको कहा गया क्या? बर्जियोजीज। और बाद में इन्हीं बर्जियोजीज को जो मार्क्सिस्ट जो मतलब सोच है, या जो
खासकर कार्ल मार्क्स ने इन्हीं बर्जियोजीज को कहा है कैपिटलिस्ट। ठीक है, तो बर्जियोजीज वर्ड का यूज जो है वो पहले समाज के एक ऐसे वर्ग के लिए इस्तेमाल हुआ जो कि रेनेसांस की वजह से उनका अपलिफ्टमेंट हो गया, वो थोड़े से रिच हो गए। क्यों? क्योंकि एनलाइटमेंट के आइडियाज उन तक आ गए, कलाकारी वो सीख गए, ट्रेड करना उनको आ गया और वो ट्रेड में शामिल हो गए, तो थोड़ा सा उनका अपलिफ्टमेंट हो गया फाइनेंशियल। लेकिन धीरे धीरे ये बर्जियोजीज वर्ड जो है वो एक नेगेटिव सेंस में यूज होने लगा। ठीक है, जैसे जैसे जो है वो मतलब मार्क्सिस्ट भावना जो है वो यूरोप में बढ़ी। ठीक है, खैर उस पर आगे हम बात करेंगे, मैं आपको कार्ल मार्क्स के बारे में डिटेल में पढ़ाऊंगा ही। नाउ अब बात करते हैं कि इनके राइट्स के कितने हक थे इन बर्जियोजीज के पास या बर्गियोजीज के पास। ठीक है, ऑल्दो सम ऑफ द बर्जियोजीज वर वेरी रिच, पेड हाई टैक्सेस, बट मोस्ट वर मॉडरेट, most were of moderate means. However, all of them lacked privileges and rights available to the members of the other estates. देखिए, बर्जोजिस चाहे वो थोड़े रिच हो गए हो, लेकिन टैक्स तो उनको देना पड़ता था। टैक्स से केवल कौन एग्जेम्प्ट थे? जो शुरुआती दो एस्टेट हैं। थर्ड एस्टेट में जो भी है उसको टैक्स देना पड़ेगा, प्लस शुरुआती दो एस्टेट हैं, यानी जो कैथोलिक चर्च की क्लर्जी है और जो नोबल क्लास है, जो नोबल लोग हैं। ठीक है, नोबल कहने का मतलब जो एरिस्टोक्रेट्स हैं, बड़े जमींदार हैं पुराने, जो रॉयल लीनिएज है जिनकी। ठीक है, उन लोगों के पास स्पेशल राइट्स, स्पेशल पावर्स हैं सोसाइटी की। ठीक है, लाइक उनके पास हो सकता है, जैसे मैंने आपको बताया ना मैनरलिज्म। एक मैनर जो है वो एक लैंडलॉर्ड हुआ करता था, जिसको वहां का फ्यूडल लॉर्ड या शासक जो है वो एक सर्टेन पैच ऑफ लैंड देता था, और मैनर का एक जो है वो कासल हुआ करता था, उसके आसपास चर्च होता था और आसपास जो है वो बहुत सारे जो है उसके सर्वेंट्स या किसान जो है वो काम किया करते थे उसके लिए। ठीक है, तो जो मैनर है वो उनसे टैक्स इकट्ठा करता था, उनके लिए एज ए जुडिशरी, एज ए एग्जीक्यूशनरी, एज ए लेजिस्लेटिव लोकल लेवल पर वो मैनर काम करता था। तो इस तरह की शक्तियां थी। अब जुडिशरी और लेजिस्लेटिव की तरह तो काम चर्च ने भी किया है। ठीक है, तो चर्च के पास भी, कहने का मतलब इस तरह उनके पास शक्तियां मौजूद थी। ठीक है, दे हैड दीज पावर्स, जो कि द थर्ड एस्टेट के पास नहीं था। थर्ड एस्टेट जो है वो आम जनता थी, उनको फॉलो करने थे ये सारी चीजें। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड ग्रुप की। अच्छा, एक पॉइंट और ले लेते हैं फर्स्ट ग्रुप में। मेनी बर्जियोजीज फेल्ट दैट दे आर एंटाइटल्ड टू अ बेटर सोशल स्टेटस एंड पॉलिटिकल पावर। ठीक है, बहुत सारे बर्जियोजीज जो हैं वो क्योंकि वो इतने अमीर हो गए थे कि वो चाहते थे कि हमें भी कुछ पॉलिटिकल शक्तियां मिले, और वो नेशनल असेंबली का हिस्सा रहे भी और फिर आगे भी बने। नेशनल असेंबली क्या है मैं आपको धीरे धीरे समझाऊंगा। द सेकेंड ग्रुप कंसिस्टेड ऑफ अर्बन वर्कर्स लाइक कुक्स, सर्वेंट्स एंड अदर्स. Economically speaking, they were poorer than the bourgeoisie. They were paid low wages and suffered from economic and social insecurities. Any crisis made their life precarious. For instance, at the time of food inflation, they were the first to suffer from hunger. देखिए, सेकंड ग्रुप क्या है आपका? वर्कर्स का। पहला है आर्टिशियंस और मर्चेंट्स का। अब इन आर्टिशियंस और मर्चेंट्स या रॉयल क्लास या जो नोबिलिटी है या जो क्लर्जी है, उनके लिए मजदूरी कौन कर रहा है? उनके लिए मजदूरी कर रहा है ये सेकंड ग्रुप ऑफ थर्ड एस्टेट। ठीक है, और ये बर्जियोजीज से पुअर है और इनकी हालत बहुत खराब है। इतनी खराब है कि अगर माहौल बिगड़ता है, इकोनॉमिक अगर माहौल बिगड़ता है, तो इनकी भी हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। आइए आगे बढ़ते हैं। ये स्टेटमेंट फिर से देखिए। For instance, at the time of food inflation, they were the first to suffer from hunger. ठीक है, सबसे पहले भूख से मरने वाले लोग कौन होते थे? यही सेकंड ग्रुप। फिर आइए बात करते हैं थर्ड ग्रुप की। ठीक है, द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ द थर्ड वाज द पीजेंट्स. More than 80% of France's 26 million people, they were the poorest of all three. ठीक है, फ्रांस की 26 मिलियन की पॉपुलेशन, फ्रांस में बहुत जल्दी जो है पॉपुलेशन बढ़ी 17वीं 18वीं शताब्दी में। ठीक है, 26 मिलियन तक फ्रांस की पॉपुलेशन बढ़ी, जिसमें से 80% पॉपुलेशन जो है वो कौन थे? ये पीजेंट्स थे। और ये जो पीजेंट्स थे, इनकी हालत जो है वो सबसे ज्यादा बुरी थी। ये सर्फडम कहा जाता था, इनको सर्फ्स कहा जाता था, यानी जो मजदूरी करते थे। राइट, पॉइंट देखिएगा पहला, दे पेड मोस्ट ऑफ द टैक्सेस टुवर्ड्स गवर्नमेंट एंड इन रिटर्न गॉट द लीस्ट द सर्विसेज एंड प्रिविलेजेस. ठीक है, in fact more than half their income was paid towards the two estates in the form of dues to nobles
ऑफरिंग्स टू चर्च एंड टैक्सेस टू द किंग्स एजेंट्स। ठीक है, तो ये जो 80% पॉपुलेशन है ये सबसे ज्यादा टैक्स देती थी, और ये जो ये 80% पॉपुलेशन है यही सबसे ज्यादा गरीब भी थी। सबसे ज्यादा अमीर थे नोबल्स और क्लर्जी, उसके बाद फिर जो बर्जियोजीज है वो थे, और फिर उसके बाद वर्कर्स, और फिर लास्ट में पीजेंट्स। पीजेंट्स सबसे ज्यादा टैक्स देते थे, और पीजेंट्स की इनकम का आधे से ज्यादा हिस्सा चला जाता था अपने मैनर्स यानी अपने फ्यूडल लॉर्ड्स को जो है वो टैक्स देने में, या किंग को टैक्स देने में, या चर्च को ऑफरिंग्स देने में। सो दैट मीन्स ये जो पीजेंट्री है इनकी हालत बहुत बुरी थी, और बहुत आम था पीजेंट्री का भूखमरी का शिकार हो जाना, बहुत आम था पीजेंट्री का बीमारियों के चपेट में आ जाना, और मास पॉपुलेशन पीजेंट्री की जो है वो बीमारियां और भूखमरी से आए साल जो है वो खत्म होती रहती थी। एंड नो वन वाज हेल्ड अकाउंटेबल फॉर देयर दीज मिजरेबल कंडीशंस। ठीक है, Thus, on the eve of French Revolution, French society was characterized by acute inequalities, ठीक है, which was slowly brewing resentment among the lower sections of the people। तो जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ तो ये जो पीजेंट्री है, जब गांव में, जब विलेजेस में पहुंची रेवोल्यूशन, तो ये पीजेंट्री जो इतने लंबे सालों से परेशान थी, दुखी थी, इन्होंने दे ऑप्टेड टू वायलेंस, क्योंकि उनके पास और कोई, वो ऑलरेडी मर चुके थे, समझ रहे हैं आप, दे वर ऑलरेडी डेड, उनके पास कोई राइट्स नहीं थे। ठीक है, अगर वो कुछ ना करें तो मरना जो है उनकी नियति में था ही, भूख से मर जाएंगे नहीं तो, क्योंकि जो इकोनॉमिक हालात रहे हैं जब रेवोल्यूशन आई है तब बहुत भयंकर फैमिन, बहुत भयंकर जो है वो मतलब आप मान सकते हैं कि सूखा और भूखमरी फैली हुई थी फ्रांस में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा। The first two estates had the most of the privileges, enjoyed all the rights in the society, including access to high offices and exemption from paying tax। ठीक है, अब यहां पर हम देखते हैं कि समस्या क्या है। समस्या को एक बार फिर से जो है वो कंक्लूड करते हैं। जो सोसाइटल समस्या है फ्रांस की वो ये है कि जो पहली दो एस्टेट्स हैं वो सबसे ज्यादा पैसा कमा रहे हैं और बिल्कुल भी टैक्स नहीं दे रहे हैं, और सबसे ज्यादा शक्तियां उनके पास हैं। ठीक है, और जो पीजेंट हैं वो सबसे कम पैसा कमा रहे हैं, उनके पास बिल्कुल भी शक्तियां नहीं है, और सबसे ज्यादा टैक्स उन्हीं को देना पड़ रहा है। तो समझ रहे हैं, जो सामर्थ है वो टैक्स नहीं देगा, और जो असमर्थ है उसकी कमर तोड़ के आप टैक्स ले लो, वो असमर्थ ही रहे। दिस वाज द सिस्टम, राइट। यही तो रोमन कैथोलिक्स या यही तो फ्यूडल सिस्टम है कि जो जनता है उसको असमर्थ ही रखो। अगर पीजेंट्री अगर समर्थ होने लगेगी तो वो धीरे धीरे नोबल क्लास के सामने जो है आकर खड़ी हो जाएगी, और जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो पावर है, जो पावर का पूरा चैनल है, वो चैलेंज हो जाएगा, राइट। सो उनके जो प्रिविलेजेस है वो उनसे छिन जाएंगे। तो इसीलिए जो क्लर्जी है, जो चर्च है, रोमन कैथोलिक चर्च है, और जो एरिस्टोक्रेसी है, जो फ्यूडल लॉर्ड्स है, उन्होंने ये सिस्टम बरकरार रखा। पीजेंट्स को, गरीबों को गरीब इसीलिए रखा जाता है ताकि जो अमीर हैं, जिनके पास पॉलिटिकल शक्तियां हैं, वो अपनी शक्तियों को बरकरार रख सकें। तो गरीबी जो है वो कोई एक नेचुरल फिनोमेना नहीं है कि कोई इंसान नेचुरली गरीब हो जाता है। गरीबी जो है वो एक मैन मेड फिनोमेना है। ये बात जब फ्रेंच जनता को समझ आई ना, तब फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है वो उभर कर आया। जब जनता को ये समझ आया कि हमें गरीब रखा जा रहा है, क्योंकि हम ही में से ही ये बर्जियोजीज हैं जो धीरे धीरे जो है वो अमीर बन गए, है ना। जो बर्जियोजीज हैं वो पीजेंट ही तो थे, जो धीरे धीरे एनलाइटन हुए, एजुकेशन मिली उनको, बोथ आर्ट, साइंस, लिटरेचर की, और उन्होंने धीरे धीरे अपने मीन्स ऑफ अर्निंग जो है वो ग्रो करे। ऐसे प्रोफेशंस में उन्होंने एंटर किया जो कि ज़्यादा पे कर रहे थे एज कंपेयर टू बीइंग अ पीजेंट। ठीक है, तो जनता को समझ आया कि हमें गरीब रखा जा रहा है। ठीक है, तो एक बार फिर से मैं रिपीट करना चाहूँगा, कोई भी इवेंट, अगर कोई भी घटना बड़े लेवल पर हो रही है ना, और लाखों लोगों को इफेक्ट कर रही है, सो मान लीजिए कि वो स्ट्रेटजी थी। अगर भारत में भी गरीबी है और बड़े लेवल पर है, भारत में भी अगर कोई राज्य विशेष, कोई जाति विशेष, कोई धर्म विशेष, अगर अगर वो इकोनॉमिकली वीक है, पॉलिटिकली वीक है, तो ये मत सोचिएगा कि वो संयोग है, वो एक स्ट्रेटजी है। सोचना शुरू कीजिए कैसे धीरे धीरे जो है वो सोसाइटी के इन जालों को बुना जाता है। ठीक है, मैं आपकी मदद करूंगा, धीरे धीरे हम समझेंगे। जब मैं इंडिया की सोसाइटी में एंशिएंट मतलब सोसाइटी वाला पार्ट उठाऊंगा ना, डिटेल में समझाऊंगा आपको। ठीक है, खैर अभी यूरोप के समाज को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, सो
नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, दस मोस्ट ऑफ द पीपल बिलोंगिंग टू दीज टू एस्टेट्स वांटेड टू प्रिजर्व द ओल्ड सिस्टम एंड वर अगेंस्ट एनी चेंज इन द सिस्टम। ठीक है, तो जो शुरुआती दो थे वो चेंज नहीं चाहते थे ऑब्वियसली। नो डाउट द मेजॉरिटी ऑफ क्लर्जी एंड नोबिलिटी स्कॉर्न्ड एनलाइटमेंट आइडियाज एंड रेडिकल नोशंस दैट थ्रेटन देयर स्टेटस एंड पावर एज प्रिविलेज पर्संस, राइट। एनलाइटमेंट से कैथोलिक चर्च जो है वो क्यों चिढ़ता था इतना ज्यादा? क्योंकि एनलाइटमेंट के आइडियाज से सोसाइटी में एक ऐसा वर्ग खड़ा हो जाता था जो चर्च की क्लर्जी या चर्च के जो भी पुराना ऑर्डर है उसको डायरेक्टली चैलेंज करता था। तो चर्च की जो पोजीशन है प्रिविलेज की वो थ्रेटन हो जाती है इससे। इसीलिए जो ऑलरेडी यही डिस्प्यूट है ओल्ड ऑर्डर और न्यू ऑर्डर का, क्योंकि जो न्यू ऑर्डर है वो ओल्ड ऑर्डर की प्रिविलेजेस पोजीशन को थ्रेटन करता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो हमने समझा फ्रांस की सोसाइटी में क्या समस्या है। ठीक है, अब देखते हैं अन्य कॉजेज फ्रेंच रेवोल्यूशन के। It was primarily against the backdrop of this growing resentment of the lower classes and certain other factors that made revolution in France inevitable. सबसे पहले देखते हैं आइडियाज ऑफ एनलाइटनमेंट। ठीक है, एनलाइटनमेंट जागृति बोधि के जो आइडियाज हैं इनका क्या रोल है फ्रेंच रेवोल्यूशन में। देखिए, आइडियाज ऑफ एनलाइटनमेंट हमने देखा अमेरिकन रेवोल्यूशन में उनका क्या रोल है। इंडियन नेशनल स्ट्रगल में भी जो एनलाइटमेंट का आइडिया आया है, भारत का जो पुनर्जागरण आया, भारत के समाज को पुनर्जागृत करने की जो कोशिश की है सोशियो कल्चरल रिफॉर्मर्स द्वारा, सो एज ऑफ एनलाइटमेंट एक तरह से भारत में भी आया है। तो हमें वहां उस सवाल का जवाब देने को भी तैयार रहना चाहिए कि जो भारत में जो कहा जाए कि अगर भारत में 19वीं शताब्दी में 19th सेंचुरी में सोशियो कल्चरल रिफॉर्म से जो एज ऑफ एनलाइटमेंट आई उसका हमारे नेशनल मूवमेंट पर क्या असर पड़ता है। ठीक है, वही उसी सेम चीज का जो है वो वही सेम सवाल फ्रांस के लिए बन सकता है कि जो एनलाइटमेंट के आइडियल्स थे फ्रेंच रेवोल्यूशन पर क्या असर था। ठीक है, एनलाइटमेंट के आइडियल्स का अमेरिकन रेवोल्यूशन पर क्या असर था, एनलाइटमेंट के आइडियल्स का अमेरिकन रेवोल्यूशन पर क्या असर था, और एनलाइटमेंट के आइडियाज का इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पर क्या असर है, एनलाइटमेंट के आइडियाज का ग्लोरियस रेवोल्यूशन पर क्या असर था। तो ये सारी चीजें हमें समझनी है, राइट। और ये एनलाइटमेंट का आइडिया कहां से आया है, ये एनलाइटमेंट थॉट कहां से आया है, कहां से निकला है? तो जवाब है रेनेसांस। तो यहां पर सवाल ये भी बन सकता है कि रेनेसांस का फ्रेंच रेवोल्यूशन पर क्या असर है, रेनेसांस का इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पर क्या असर है, रेनेसांस का अमेरिकन रेवोल्यूशन पर क्या असर है। ठीक है, तो एक इस सवाल के लिए भी आपको प्रिपेयर्ड रहना है। ठीक है, सो आइडियाज ऑफ एनलाइटमेंट की बात करते हैं। पहला पॉइंट देखते हैं, अमंग द कॉजेज ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन फॉरमोस्ट इट इज कंसीडर्ड टू बी द पॉपुलराइजेशन ऑफ एनलाइटमेंट थॉट। ठीक है, फ्रेंच रेवोल्यूशन के कारणों में से एक कारण है एनलाइटमेंट के थॉट्स का पॉपुलराइजेशन। एनलाइटमेंट क्या, यानी क्या जागृति आई, क्या सोचा लोगों ने, क्या नया चेंज आया। नई सोच में नया बदलाव ये आया कि जो ऑलरेडी चला आ रहा जो कैथोलिक चर्च का जो सिस्टम है और वो बोले आ रहे हैं कि यही सही है, उसको चैलेंज करो भाई, वो कैसे सही है, हमें बताओ तो सही। राजा के बाद राजा का बेटा ही क्यों शासक बनना चाहिए? क्या ये इसलिए तो नहीं कि आपका पॉलिटिकल गेन इसमें छुपा है? क्या चर्च इसलिए तो नहीं बोल रहा? ठीक है, तो दिस वाज द आइडिया ऑफ एनलाइटमेंट। ये था एनलाइटमेंट के आइडियाज में, ये सब सवाल छुपे थे। ठीक है, नया एनलाइटमेंट आए, नई जागृति आई आपके अंदर, साइंटिफिक अप्रोच डेवलप हो, सोसाइटी को समझने का एक नया जो है वो पैराडिम डेवलप हो, और यही सब क्या बने, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी के रूप में उभर कर आए और फ्रेंच रेवोल्यूशन को फोर्स प्रोवाइड करी इन्हीं सब आइडियाज ने। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, दिस इज प्राइमरली बिकॉज इट वॉज these ideas which gave the revolutionaries a vision to break the shackles of the past and create a new future in which the rights of the individual would be respected and every person would get his dues based on principle of justice। ठीक है, अब देखिए यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ब्रेक द शैकल्स ऑफ पास्ट, यानी ओल्ड ऑर्डर से बाहर निकलना है आपको, राइट्स ऑफ इंडिविजुअल एंड प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस। ठीक है, इंडिविजुअलिज्म की भावना आनी चाहिए कि एक हर एक इंडिविजुअल के कुछ स्पेसिफिक राइट्स हैं। जैसे मैंने आपको बताया था ना अमेरिकन रेवोल्यूशन में कि बाद में जो बिल ऑफ राइट्स आया उसमें ये बात क्लियर की गई कि कोई भी, यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन में ये बात क्लियर की गई है बिल ऑफ राइट्स में कि कोई भी सरकार या किसी भी तरह की सरकार इंसान के कुछ मूलभूत अधिकार है वो उनसे नहीं छीन सकता।
ठीक है, यही एज ऑफ एनलाइटमेंट का एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है और यही पॉइंट जो है वो फ्रेंच रेवोल्यूशन में भी देखने को मिला। प्लस अ पर्सन वुड गेट हिज ड्यूज, कि पर्सन जो है वो कितना पे करेगा किस एग्जिस्टिंग सरकार को, वो किस पे होगा, बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस, जस्टिस होगा उसके ऊपर। यानी ऐसा नहीं है कि अगर कोई व्यक्ति हाई बर्थ है उसका, मतलब सपोजिड हाई बर्थ है, ठीक है, नोबल फैमिली में पैदा हुआ है, तो वो टैक्स नहीं देगा, और जो सपोजिड पीजेंट है वो टैक्स देगा। ठीक है, ऐसा नहीं, इक्वालिटी होनी चाहिए, जस्टिस होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट चीज, इट वॉज दीज आइडियाज विच प्रोमिस्ड लिबरेशन ऑफ द मासेज एंड गैल्वनाइज द स्टेट टू इमर्ज एज द गार्डियन ऑफ इंडिविजुअल राइट्स एंड वैल्यूज ऑफ जस्टिस, लिबर्टी एंड इक्वालिटी। ठीक है, अब इन्हीं सब आइडियाज पे जो राज्य है, ठीक है, देखिए फ्रेंच रेवोल्यूशन में हमें ये देखने को मिलेगा कि जो फ्रेंच सरकार है ना, जो फ्रेंच ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एडमिनिस्ट्रेशन है, वही थोड़ा सा मॉडिफाई होकर नया जो है वो नई नेशनल असेंबली बनी। ठीक है, और फिर हम उसका धीरे धीरे डेवलपमेंट अगले टॉपिक में आपको समझाऊंगा मैं, इंपैक्ट ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन जो टॉपिक रहेगा हमारा सेकंड पार्ट। ठीक है, सो खैर उन्होंने जस्टिस, लिबर्टी और इक्वालिटी के वैल्यूज को प्रोपेगेट करने की कोशिश करी, तो ये चीजें हम ऑलरेडी एस्टेब्लिश कर चुके हैं। ठीक है, द राइटिंग्स ऑफ एनलाइटमेंट फिलोसफर्स वर स्प्रेडिंग न्यू आइडियाज ऑफ अबाउट पावर एंड अथॉरिटी इन गवर्नमेंट अमंग द कॉमन पीपल। देखिए एनलाइटमेंट फिलोसफर्स बता रहे थे कि जनता से सरकार होनी चाहिए। ठीक है, देखिए एनलाइटमेंट के आइडियाज में एक बात बहुत स्ट्रांगली रखी गई कि जो कोई भी अगर कोई नेशन है ना, ठीक है, पहली बात तो नेशन होना चाहिए, किंगडम नहीं होना चाहिए। ठीक है, एनलाइटमेंट के साथ ये नेशन होने की भावना जो है वो जागी। अब ये नेशन क्या होता है, किंगडम क्या होता है? देखिए किंगडम का मतलब क्या है कि राजा, जो राजा है उसकी भूमि है ये, और राजा डिसाइड करेगा, या उसकी राजा और उसकी जो काउंसिल है वो डिसाइड करेगी कि उसकी किंगडम में किससे टैक्स लिया जाएगा, किसको टैक्स एक्सेम्प्ट किया जाएगा, कौन ट्रेड कर सकता है, कौन ट्रेड नहीं कर सकता है। तो एक किंगडम में एक किंग या एक रॉयल फैमिली, उसका प्रभुत्व होता है। ठीक है, और एक नेशन में, किंगडम और नेशन में डिफरेंस क्या है? एक नेशन में उस पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल रीजन में रहने वाले सभी लोग कलेक्टिवली अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करें और वो गवर्न करें उस पॉलिटिकल रीजन को, ये है नेशन। ठीक है, और किंगडम में क्या है कि एक कोई पर्टिकुलर रॉयल फैमिली है, एक कोई पर्टिकुलर शासक है, वही जो है वो पूरे अपने किंगडम को रूल कर रहा है, पूरे ज्योग्राफिकल पॉलिटिकल एक्सटेंट को रूल कर रहा है। ये की डिफरेंस आपको समझना पड़ेगा। फ्रांस वाज अ किंगडम, ठीक है, एंड फ्रांस वाज गोइंग टू बी अ नेशन, राइट? फ्रांस बदलने जा रहा था अभी, किसमें? एक नेशन में। तो एक ये नेशन की भावना लोगों के अंदर एनलाइटमेंट के साथ फैली कि नेशन करके भी चीज है। पहले तो लोग ये सोच ही नहीं सकते थे, पहले लोग सोचते थे कि किंगडम ही है सब कुछ। मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति फ्रांस से स्वीडन की तरफ अगर मूव कर रहा है, तो वो स्वीडिश नेशन में नहीं जा रहा है, वो उसको ये नहीं था कि मुझे स्वीडिश गवर्नमेंट का सामना करना पड़ेगा। उसके मन में ये भावना रहती थी कि मुझे वहां के स्वीडिश लोकल शासक का सामना करना पड़ेगा, उसके लोगों से जो है वो मुझे भिड़ना पड़ेगा। ठीक है, जो नॉर्डिक लोग थे, नॉर्वेजियन या स्वीडिश। ठीक है, खैर ये आई होप ये पॉइंट आपको किंगडम और जो कंट्री या नेशन है उसमें डिफरेंस जो है वो समझ आया होगा। ठीक है, उसके अलावा फॉर इंस्टेंस मोंटेस्क्यू इन हिज बुक द स्पिरिट ऑफ लॉज एडवोकेटेड द कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। सो फ्रेंच रेवोल्यूशन से जुड़े हुए एनलाइटमेंट के फिलोसफर्स में मोंटेस्क्यू का नाम आप ध्यान रखेंगे, और उसकी किताब स्पिरिट ऑफ लॉ, क्योंकि इसी स्पिरिट ऑफ लॉ किताब में ही इंट्रोड्यूस द आइडियाज ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर इनटू एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी टू इंश्योर द इफेक्टिव फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, मोंटेस्क्यू की किताब द स्पिरिट ऑफ लॉज में सरकार को 3 भागों में बांटा गया, और इसी सेम फंडामेंटल को इस्तेमाल किया गया है भारतीय संविधान में। तो भारतीय संविधान को भारतीय सरकार एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और लेजिस्लेटिव में बटी होगी। ये कहां से उठा आइडिया? मोंटेस्क्यू की किताब स्पिरिट ऑफ लॉज। और मोंटेस्क्यू कौन है? ही वॉज अ फिलोसफर फ्रॉम द एरा ऑफ एनलाइटमेंट आफ्टर रेनेसांस, एंड इसकी ये जो किताब है स्पिरिट ऑफ लॉज, इट इफेक्टेड, और इसने जो है वो जागृति प्रोड्यूस करी फ्रेंच रेवोल्यूशन में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा। अन्य जो है वो फिलोसफर्स की बात करें तो वॉल्टेयर आता है, एक और फ्रेंच फिलोसफर है वॉल्टेयर। सो वॉल्टेयर लॉन्च्ड अ क्रूसेड अगेंस्ट सुपरस्टिशन एंड अटैक ट्रेडिशनल बिलीफ्स।
वोल्टेयर ने क्या किया, एक क्रूसेड, अपनी तरफ से क्रूसेड छेड़ दिया सुपरस्टिशन की तरफ। देखिए, हमारे दिमाग में ये भावना हमारे दिमाग में ये आइडिया है, आम लोगों की बात कर रहा हूं, कि भारत में सुपरस्टिशन है और वेस्टर्न जो है वो साइंटिफिक अप्रोच है उनकी, ठीक है। लेकिन बहुत सालों पहले ऐसा नहीं था। बहुत सालों पहले वही वेस्टर्न कंट्री सुपरस्टिशन की ग्रस्त में थे, ठीक है। वोल्टेयर जैसे फिलोसफर्स ने धीरे धीरे लोगों के अंदर वो सुपरस्टिशन की भावनाएं खत्म करी है और एज ऑफ रीजन वहां पर आया है, एज ऑफ एनलाइटमेंट वहां पर आया है, जो कि एक थॉरो तरीके से भारत में नहीं आया। कोशिश की गई राजा राम मोहन रॉय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जैसे लोगों द्वारा, लेकिन भारत में वो मुमकिन नहीं था। इंडिया वॉज नॉट नेचुरली ऑर्गेनिकली रेडी फॉर दैट, ठीक है, फॉर दैट एज ऑफ एनलाइटमेंट। बट अब जो है, इन दिस एरा ऑफ टेक्नोलॉजी, इंडिया इज रेडी फॉर एन एज ऑफ एनलाइटमेंट एंड स्टिल वी आर रनिंग टुवर्ड सुपरस्टिशन। हम अभी भी जो है वो सुपरस्टिशन, क्यों? बिकॉज दैट इज अ इजी पॉलिटिकल एजेंडा ना, उससे जनता को मैनिपुलेट करना आसान हो जाता है, राइट? ठीक है, सोचना चाहिए, आप यूथ हैं, आपको सोचना चाहिए कि हमें एनलाइटमेंट की तरफ जाना है या सुपरस्टिशन की तरफ। देखिए, भारत, हम बहुत ओपनली बोलते हैं कि इंडिया इज अ पुअर कंट्री, मुझे इंडिया में नहीं रहना, मुझे बाहर जाना है। बहुत, इंडिया की बहुत ज्यादा पॉपुलेशन ऐसा बोलती है, ठीक है। लेकिन एक बेसिक चीज हमें समझनी पड़ेगी कि अगर भारत में आपको बदलाव चाहिए, अगर भारत को भी फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री जैसा बदलना है, अगर भारत में भी, अगर आपको जो है वो, भारत को जो है वो डेवलप्ड कंट्रीज में आना है, एक्चुअल ग्लोबल सुपर पावर बनना है, केवल भाषणों में नहीं, एक्चुअल ग्लोबल सुपर पावर अगर भारत को बनना है, तो दो चीजें भारत में बहुत जरूरी है। पहला है एज ऑफ एनलाइटमेंट आना, रेनेसांस, पुनर्जागृति भारत में आना बहुत जरूरी है। और दूसरी चीज, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भारत में आना बहुत जरूरी है, ठीक है। ये दो चीजें भारत में आएंगी, भारत तभी रिवाइव हो सकती है, भारत की इकोनॉमी बड़े लेवल पर, ठीक है। लेकिन जब मैंने आपको समझाया इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन या अमेरिकन रेवोल्यूशन, मैंने आपको एक बहुत बहुत बारीक बात यह भी बताई कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से प्राइमरी फायदा जो है वो कैपिटलिस्ट लोगों को पहुंचता है, ठीक है। लेकिन अगर वेल गवर्नड हो तो ओवर द पीरियड, कुछ समय बाद धीरे धीरे आम लोगों तक भी उसका फायदा पहुंचता है, ठीक है। तो खैर, वो फ्यूचर की पॉलिसीज है। इंडिया एज ए नेशन, हो सकता है कि हम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की तरफ बढ़ रहे हैं, हमारे कदम उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं। क्योंकि अगर मैं ये बात बोल रहा हूं तो बहुत सारे भारत के विद्वान हैं, ये भली भांति बात समझते हैं कि भारत की इकोनॉमी को रिवाइव करने का दो ही तरीका है, भारत की जनता में एनलाइटमेंट लेकर आना और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, जो कि समय के साथ आएगा, नेचुरली आएगा। इंडिया में धक्के से अगर आप लाने की कोशिश करोगे तो दंगे फैल जाएंगे, ठीक है। बहुत कॉम्प्लेक्स, बहुत महीन सोसाइटी है, बहुत डाइवर्स सोसाइटी है इंडिया की, बहुत फूंक फूंक के कदम रखने पड़ते हैं इंडियन पॉलिटिशियंस को, ठीक है। खैर, नेक्स्ट देखिए, वोल्टेयर का पॉइंट हमने देखा। सेकंड पॉइंट देखिएगा, ही रोट मेनी एसेज, पोएम्स एंड ड्रामास क्रिएटिंग अवेयरनेस अमंग द मासेस। ऑब्वियसली ही एडवोकेटेड द सुप्रीमेसी ऑफ रीजन एंड स्टूड फॉर रिलीजियस टॉलरेशन। ये जो हाईलाइट वर्ड्स है ना, यही आपके कीवर्ड्स हैं, सुप्रीमेसी ऑफ रीजन, रिलीजियस टॉलरेशन। कौन? वोल्टेयर। तो अगर वोल्टेयर के बारे में लिखने को आ गया कहीं पर, तो आपके पास पॉइंट्स होने चाहिए। क्रूसेडर अगेंस्ट सुपरस्टिशन, अटैक ट्रेडिशनल बिलीफ्स, हु? वोल्टेयर। सुप्रीमेसी ऑफ रीजन, एडवोकेटेड सुप्रीमेसी ऑफ रीजन, ठीक है। रोट मेनी एसेज, पोएम्स, ड्रामा। तो वोल्टेयर के बारे में सारे पॉइंट आपके पास प्रिपेयर्ड होने चाहिए। He strongly condemned corruption in church and exhorted people to abandon all forms of enslavement to orthodoxy and superstitious belief. अब सुपरस्टिशन फैलाया किसने हुआ है? रोमन कैथोलिक चर्च ने। तो उसने डायरेक्ट रोमन कैथोलिक चर्च को खुलेआम चैलेंज किया कि आप लोग जो है वो, आपने जो न्यू टेस्टामेंट है इसका मजाक उड़ाया हुआ है। न्यू टेस्टामेंट में लिखी हुई बातों की आपने इतनी मिरेकलस जो है वो व्याख्याएं क्रिएट करी हैं, जिससे जनता जो है वो, भोली भाली जनता, जो कि जिनको, अब देखिए, आज हमें पता है ना कि बिजली कड़कती है, क्यों कड़कती है, थंडर क्या है, लाइटनिंग क्या है, ठीक है, ऑरोरा क्या है, नॉर्दर्न लाइट्स क्या है, भूकंप क्यों आता है, सुबह दिन रात क्यों हो रही है, ठीक है। मतलब चांद जो है वो बड़ा छोटा कैसे होता है साइज में भी, और क्रेसेंट भी कैसे हो रहा है, फुल मून कैसे हो रहा है, अमावस कैसे हो रही है, इन सब के पीछे साइंटिफिक फंडे हैं। हाई टाइड्स क्या है, लो टाइड्स क्या है, दिन और रात कैसे हो रही है, ठीक है, कैसे ये कॉन्स्टिलेशंस अपनी पोजीशंस बदल रहे हैं, मौसम कैसे बदल रहे हैं, कौन सा जानवर कैसे बिहेव कर रहा है, ठीक है, इंसानों और जानवरों का क्या रिलेशन है आपस में, कैसे इकोलॉजी काम कर रही है, इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम थॉरली जानते हैं। खासकर
हम जो एजुकेटेड लोग हैं हम ये समझते हैं इन सारे फिनोमेनास को। हमने जो प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन स्कूल में ली है, हमारे एजुकेशन सिस्टम ने कोशिश तो करी है हमें समझाने की, वो सब तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। ऐसा दुर्भाग्य है हमारा एजुकेशन सिस्टम का कि इतना सुदृढ़ नहीं हो सका आज़ादी के इतने सालों बाद भी, लेकिन एजुकेशन सिस्टम ने कोशिश बहुत करी कि सुपरस्टिशन भगाया जाए। देखिए इन्हीं सब साइंटिफिक फिनोमेनास को समझाकर ही तो सुपरस्टिशन भगाया जाना है ना। हमारे एजुकेशन सिस्टम में ऐसा नहीं कि कोशिश नहीं करी, कोशिश भरपूर करी है, लेकिन कामयाब नहीं हो सका। सो दैट मीन्स चेंज करना पड़ेगा, कुछ बदलाव लाना पड़ेगा। इसलिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है। जब वो इंप्लीमेंट होगी उसके बारे में मैं आपको एक सेशन लेकर आऊंगा, न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्या है। और फिर उसको मेरा स्टाइल आप समझते हैं, कोई भी नई चीज़ होती है उसको हम पास से उठाते हैं, ठीक है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर जब सेशन लेकर आऊंगा तो अंग्रेजों के टाइम से और एंशिएंट मेडिवल से उठाऊंगा कि एजुकेशन का सिस्टम कहाँ से शुरू हुआ, ताकि एक थॉरो तरीका से आपको तैयार हो। एंड नॉट जस्ट इंडिया, लेकिन ग्लोबल लेवल पर भी समझाऊंगा आपको, ठीक है। खैर नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। सिमिलरली रसो, अच्छा पहले हमने देखा मॉन्टेस्क्यू, नाउ उसके बाद देखा वॉल्टेयर, अब तीसरा व्यक्ति देखा हमने रसो। सो रसो इन हिज बुक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट सेड दैट द रियल सोवरेनिटी रेस्ट विद द पीपल। रसो की किताब सोशल कॉन्ट्रैक्ट, इसमें क्या कहा इसने, रियल सोवरेनिटी कहां पर है, लोगों के साथ। हिज फेमस स्टेटमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, फेमस स्टेटमेंट, ये आगे डायरेक्ट सवाल बन जाता है प्री में कि ये किसने कहा है। मैन इज बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर हिज इन चेन्स फ्यूल्ड द रेवोल्यूशनरी स्पिरिट ऑफ द मासेस। अब मैं आपको ना रसो का ये पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूं, ठीक है। देखिए आप जब पैदा हुए थे तब क्या आपको पता था कि जब आप पैदा हुए थे तब क्या आपको पता था कि आप किसी पर्टिकुलर धर्म के हैं? क्या आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, ठीक है, जैन है, बौद्ध है? क्या आपको पता था? नहीं, राइट। सोसाइटी ने बाद में आपको बताया। जब आप पैदा हुए क्या आपको पता था कि आप किस राष्ट्र में पैदा हुए हैं, किस राज्य में पैदा हुए हैं, किस धर्म में पैदा हुए हैं, किस जाति में पैदा हुए हैं? ये सभी चीजें आपको किसने बताई हैं? आपके इमीडिएट समाज ने। यानी जब इंसान पैदा होता है तो इंसान, इन नॉट जस्ट इंसान, सभी जानवर, कोई भी जानवर जब पैदा होता है तब इन सभी सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल बाउंडेशन से वो आजाद होता है। लेकिन यही सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, नेचुरल जो बाउंडेशंस हैं ये इंसान पर धीरे धीरे बांध दी जाती हैं, ठीक है, ताकि वो सिस्टम के अकॉर्डिंग ही काम करे। अब मान लीजिए आप पैदा हुए हैं भारतीय उपमहाद्वीप में, तो यहाँ का जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसी के हिसाब से आप जो है वो आपको ब्रांड किया जाएगा, ठीक है। मान लीजिए आपका जन्म मुस्लिम फैमिली में हो गया तो आपके ऊपर ब्रांड लग गया पूरी जीवन भर के लिए कि आप मुस्लिम हैं। आपकी कोई चॉइस नहीं थी कि मैं किस तरह का जो है वो रिलीजियस। वैसे हमारे संविधान ने खुली छूट दी है कि अगर आप जब चाहें, जिस भी चाहे धर्म में जो है वो बदलाव कर सकते हैं, राइट। और अगर आप ये भी चाहते हैं कि आप कोई भी धर्म ना माने तो ऐसी व्यवस्था भी है। लेकिन फिर भी रिलीजियस आइडेंटिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है सोशल आइडेंटिटी का किसी व्यक्ति की, ठीक है। लेकिन सोच कर देखिए, क्या ये सब चीजें आप लेकर पैदा हुए थे या समाज ने आपके ऊपर ये थोपी हैं? आपकी चॉइस नहीं थी, आपने चूज नहीं किया। अगर ऐसी चॉइस होती तो सभी हम सोचते ना कि स्वीडन जाकर, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड जाकर बस जाए। आम इंसान तो, भारतीय यही सोचते हैं ना कि हम जाकर बस जाते हैं यूरोप में, अगर ऐसा है तो। नहीं, लेकिन नेशनैलिटी, आपका धर्म, इवन आपके पेरेंट्स भी तो नहीं चूज कर सकते ना। बायोलॉजिकल जो पेरेंट्स हैं वही रहेंगे आपके जीवन भर, राइट। तो ये रसो ने कहा कि मैन इज बॉर्न फ्री। अब जब उसने मैन कहा ना तो उसने मैनकाइंड की बात करी, यानी होमोसेपियंस सेपियंस की बात करी उसने, ठीक है। ऐसे नहीं कि वुमेन इज नॉट बोर्न फ्री, ठीक है। मैन इज बॉर्न फ्री, और पैदा होने के बाद जो है वो उसको बेड़ियों में बांधा जाता है, ठीक है। तो मेरी इच्छा ये है, मेरी कोशिश ये है कि ये जो मानसिक बेड़ियां हैं, और ये सारी बेड़ियां क्या हैं, ये सभी बेड़ियां मानसिक हैं। और मैं चाहता हूं कि ये मानसिक बेड़ियां आप तोड़ें, आप एक नागरिक बने, एक सिटीजन बने। हमारा संविधान, हमारी जो संविधान सभा चाहती थी एक इंसान, एक भारतीय नागरिक के अंदर एक भावना हो, वो भावना अपने अंदर लेकर आइए, बहुत आवश्यक है। प्रोपेगेंडा में मत बहिए, चाहे वो भारतीय प्रोपेगेंडा हो, यूरोपियन हो, यूएसए का हो, चाइनीज हो, रशियन हो, समझने की कोशिश कीजिए प्रोपेगेंडा कहां से आ रहा है। क्या आप किसी इंटरनेशनल प्रोपेगेंडा में फंस रहे हैं या नेशनल या रीजनल प्रोपेगेंडा में फंस रहे हैं? तो अपने आप को सिटीजन बनाने की तरफ जो है वो अग्रणी हुई है।
plus a citizen with a global perspective. That is my vision for my students. A citizen, an Indian citizen with a global perspective. मैं ये चाहता हूं एक इस तरह का जो है वो एक सिटीजन बनना है आपको, एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव रखने वाला। उसके बाद आप एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में जाइए, या उसके बाद आप सबऑर्डिनेट सर्विसेज में जाइए, उसके बाद आप एंटरप्रेन्योरशिप में उतरिए, उसके बाद आप जो है वो इलेक्शंस में उतरिए, कुछ भी करिए, कोई भी प्रोफेशन चूज कीजिए, लेकिन पहले एक सिटीजन बनिए भारतीय, जो भारतीय संविधान चाहता था कि इस तरह का एक सिटीजन बने, और एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव के साथ। ठीक है, खैर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आएगा, दीज आइडियल्स इंड्यूस्ड पीपल टू क्वेश्चन द लॉन्ग स्टैंडिंग नोशंस अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी एंड क्रिएटेड अवेयरनेस अमंग द मासेस। हुआ क्या, इन सब एनलाइटमेंट के जो ये पॉलिटिकल थिंकर्स हैं, प्रिंटिंग में बहुत बड़ा जो है वो रेवोल्यूशन आ चुका है, तो इनके आइडियाज छप रहे हैं, आम जनता तक पहुंच रहे हैं, और लोगों ने इकट्ठा होकर डिस्कशंस करना शुरू कर दिया है। ठीक है, तो समाज अब आपस में बैठ के बातें कर रहा है कि अच्छा हमारा बेवकूफ बनाया जा रहा है इतने सालों से, अच्छा हमारे पास पॉलिटिकल अथॉरिटी भी होनी चाहिए। ये चीजें धीरे धीरे लोगों को समझ आ रही है, और लोगों के अंदर जागृति जाग रही है कि जो ओल्ड सिस्टम है, ये जो हजारों सालों से हमें बेवकूफ बना रहा है, ऐसा एक्चुअली है नहीं। हम अपने लिए अगर हम सही तरीके से रिवोल्ट करें, अगर हम सही तरीके से विद्रोह का मतलब ये नहीं है कि आपको हिंसा करनी अनिवार्य है, नहीं, अहिंसक तरीके से भी आप अपनी बातों को मनवा सकते हैं। ठीक है, देखिए जहां पर भी मैक्सिमम जहां पर भी हिंसाएं हुई है ना, वहां पर अलग मोटिव रहा है। अमेरिकन रेवोल्यूशन में हिंसा हुई, फ्रीडम तो वहां दिलाई, लेकिन अल्टीमेटली हुआ क्या, वही इंपीरियलिस्टिक गवर्नमेंट ब्रिटेन की थी, वही इंपीरियलिस्टिक गवर्नमेंट यूएसए की बन गई। फ्रेंच रेवोल्यूशन हुई, अल्टीमेटली हुआ क्या, वही इंपीरियलिस्टिक गवर्नमेंट जो है वो पहले किंगडम ऑफ फ्रांस की थी, वो अब फ्रेंच पार्लियामेंट ने बनानी शुरू कर दी। ठीक है, वही सेम सीन हमें रशिया, वही सेम सीन चाइना के साथ, वही सेम जो है वो रवैया हमें भारतीय सरकार का भी नजर आया। ठीक है, तो आइडियोलॉजीज अपनी जगह है, प्रैक्टिकली क्या अप्लाई हो रहा है धरती पर, पॉलिटिकली, सोशली, इकोनॉमिकली, प्रैक्टिकली क्या अप्लाई किया गया इन नेशंस द्वारा, यह हमें समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज masses realize that their depressing position is not a natural state of affairs as the supporters of the ancient regime advocated, rather it is a man-made condition and collective action can undo it। अब देखिए जो एंशियंट रेजिम चला आ रहा है ना, कैथोलिक चर्च कह रहे हैं दिस वाज द मैसेज ऑफ आवर होली फादर, यही हमारे क्राइस्ट का मैसेज था कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, और आप कैसे चैलेंज कर रहे हैं, ये तो ब्लास्फेमी है, आपको जला दो, फूंक दो। ठीक है, तो चर्च ने, मैंने बताया ना आपको, हर जगह, नॉट जस्ट दिस हैपेंड विद क्रिश्चियनिटी, दिस आल्सो हैपेंड विद इस्लाम, दिस सिमिलर थिंग हैपेंड इन इंडिया विद ब्राह्मणिकल ट्रेडिशंस। जो प्रीस्ली क्लास है उसने रूलिंग क्लास को ऑथेंटिसिटी दी कि ये नोबल्स हैं, वहां से वर्ड आया कि ये नोबल हैं, ये डिसेंडेंट ऑफ गॉड कहा गया उन्हें कई जगहों पर, तो ताकि आम जनता उनकी अथॉरिटी को चैलेंज ना कर सके कि आप शासक कैसे, अपने आप को कैसे शासक घोषित कर दिया आपने। तो प्रीस्ली क्लास और रूलिंग क्लास का मिलके ये काम चलता था। ठीक है, अब देखिए धीरे धीरे इस प्रीस्ली क्लास की जगह मर्चेंट क्लास आ गई। अब मर्चेंट क्लास और रूलिंग क्लास मिलकर जो है वो लोगों को मैनिपुलेट कर रही है। इंडस्ट्रियल रेनेसांस के बाद, रेनेसांस की स्पिरिट कुछ और थी, रेनेसांस की स्पिरिट इंडिविजुअलिज्म लाना चाहती थी, लेकिन कैपिटलिज्म ने उसको निगल लिया। पूंजीपतियों ने रिप्लेस कर दिया इन प्रीस्ली क्लास को। ठीक है, अब पूंजीपति सरकार के साथ जुड़कर या रूलिंग क्लास, अब देखिए पहले जो रूलिंग क्लास है वो क्या हुआ करती थी, वो एक रॉयल हेजिमनी हुआ करती थी, एक डिसेंडेंस हुआ करती थी, एक हेरिडिटरी हुआ करती थी। अब क्या है वो, अब वो एक पार्लियामेंट है, वो एक डेमोक्रेटिकल स्ट्रक्चर है। ठीक है, साथ में ध्यान से समझिएगा, पहले क्या हुआ था रॉयल क्लास और प्रीस्ली, अब क्या है डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर और मर्चेंट और कैपिटलिस्ट। पहले जो रॉयल क्लास और प्रीस्ली एक दूसरे को सपोर्ट करके आम जनता का हनन करते थे, वही प्रेजेंट टाइम्स में या इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद आज तक, ठीक है, जो डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर और जो कैपिटलिस्ट है वो दोनों आपस में जुड़कर आम लोगों का हनन कर रहे हैं। जबकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने इस चीज को विजन किया था कि जो सरकारें हैं और जो मर्चेंट्स हैं वो सभी को लाभ देंगे, लेकिन कहीं ना कहीं डाउन द लाइन कैपिटलिज्म जो है वो इतना मजबूत हो गया, कैपिटलिज्म इतना ज्यादा मजबूत हो गया कि ये लाइंस बहुत ब्लरी हो गई एनलाइटमेंट की। ठीक है, और कैपिटलिज्म टुक ओवर
होल ऑफ द वर्ल्ड, सभी नेशंस की जो थ्योरी है एडमिनिस्ट्रेशन की, उसको कैपिटलिज्म ने अपने कंट्रोल में ले लिया। ठीक है, तो आप, आई होप आप समझ सके होंगे। नहीं समझ आया होगा तो जुड़े रहिए, समझ आ जाएगा आपको, धीरे धीरे डेवलप होगी सारी समझ। ठीक है, टेंशन मत लीजिए। सब, अब कोई भी चीज हवा में नहीं बोलूंगा, इन सारे चीजों के तथ्य दिखाऊंगा आपको, कहां पर हुआ है। ठीक है, कहां पर हुई है ये चीजें, तथ्य मतलब फैक्ट दिखाऊंगा आपको कि देखिए यहां पर हुआ है। राइट, खैर, तो ये चीज उन्हें समझ आई कि उनकी जो डिप्रेसिंग कंडीशन है, इट वाज नॉट अ नेचुरल स्टेट, इट वाज अ मैन मेड कंडीशन, जो कि बनाई गई है रॉयल क्लास और चर्च के द्वारा मिलकर। मोरओवर द इक्वालिटी ऑफ ऑल ह्यूमंस वाज स्ट्रांगली पुट फॉरवर्ड, इक्वालिटी की भावना लोगों के सामने आई कि हम सब बराबर हैं। ऐसे कैसे बोल रहे हो कि हम थर्ड एस्टेट हैं, हम पीजेंट्स हैं, तो हम जो है वो हम ही केवल टैक्स देंगे, आप क्यों नहीं दे रहे टैक्स, जला दो आपको। ये था लोगों का भावना। मॉब ने इतने लोगों को मारा है फ्रांस में, इतनी क्लर्जी मतलब चर्च की क्लर्जी को भी और वहां की नोबिलिटी को भी ओपनली एग्जीक्यूट किया है भीड़ ने, सबके सामने, शहरों में बीच में खड़े होकर। इनफैक्ट उन्होंने अपने राजा को, लुई 16वें को नहीं छोड़ा, लुई 16 को ओपनली एग्जीक्यूट किया गया है। ठीक है, और उसके साथ उसके जो एसोसिएट्स जुड़े हुए थे, उसके जो खास लॉयल लोग थे। खैर, नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा। The French people gave the motto liberty, equality and fraternity, which became the soul of the revolution in 1789. ठीक है, 1789। अब हम बढ़ते हैं धीरे धीरे कि 1789 में ऐसा क्या हो रहा था। राइट, आगे बढ़ते हैं, थोड़ी इस कहानी को आगे ले जाते हैं। सो अभी तक हमने कॉजेज ऑफ रिवॉल्ट जो है वो समझा, और उसमें कॉजेज ऑफ रिवॉल्ट में हमने समझा कि आइडियलिस्टिक या एनलाइटमेंट का जो आइडिया है उनका क्या रोल रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं इकोनॉमिक वोज, यानी इकोनॉमिक ऐसे क्या कारण हैं जिनकी वजह से ये रिवोल्ट जो है वो इनएविटेबल हो गया। पहला पॉइंट देखिएगा, फ्रांस की इकोनॉमी वाज फॉलिंग। फ्रांस की इकोनॉमी बहुत बुरी रही है, कंडीशन उसकी बुरी रही है। क्यों? क्योंकि देखिए जो एग्रेरियन, जो एग्रीकल्चरल सिस्टम था ना जब इकोनॉमी का, वो तो ऑब्वियसली बुरा था ही, लेकिन इंग्लैंड ने क्या किया, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन किया, फिर धीरे धीरे यूएस भी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की तरफ बढ़ रहा है। अब फ्रांस के शासक को भी लगा कि हम भी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन लाएं। ठीक है, लेकिन वो माहौल, वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है वो फ्रांस में नहीं जनरेट हो पा रही थी। ठीक है, देखते हैं क्यों। पहला पॉइंट देखिएगा, फॉलोइंग 7 years वॉर एंड द अमेरिकन रेवोल्यूशन द फ्रेंच गवर्नमेंट वाज डीपली इन डेब्ट। 7 year वॉर 1763 में पेरिस की ट्रीटी के साथ जो खत्म हुई, ठीक है, अमेरिका से उनको हारना, सॉरी नॉट अमेरिका, लेकिन ब्रिटेन से 7 year वॉर में फ्रांस को हारना पड़ा। भारत से उनकी कॉलोनीज उठ गई। ठीक है, सरकार में जो कंट्रोल था फ्रांस का वो छूट गया उनसे। कर्नाटक में जो फ्रांस का कंट्रोल था वो उनसे छूट गया। ठीक है, पहली चीज। दूसरी, कनाडा की जो कॉलोनी थी वो सारी जो है वो ब्रिटेन को देनी पड़ी फ्रांस को। सो दो बहुत इंपॉर्टेंट कॉलोनीज जो है वो फ्रांस के हाथ से जब छूटी 7 year वॉर में, तो बहुत बड़ा झटका पहुंचा उन्हें, पहली चीज। अब उस झटके का बदला लेने का समय जो है वो अमेरिकन रेवोल्यूशन में आया। अब अमेरिकन रेवोल्यूशन में जब 13 कॉलोनीज ने ब्रिटेन के खिलाफ रिवॉल्ट किया, तो फ्रांस ने इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और मतलब रिसोर्स का सपोर्ट जो है वो दिया इन 13 कॉलोनीज को। अपने सैनिक जो है वो दिए लड़ने को ब्रिटेन के खिलाफ। तो जब भी, अगर आप मान लीजिए, अगर आप जीतने वाली साइड भी हैं, अगर आप जीते भी हैं युद्ध में, तो इकोनॉमिक लॉस तो आपको झेलना पड़ा ही होगा। युद्ध में हानि होती ही है, जान और माल की। राइट, तो अमेरिकन रेवोल्यूशन भले ही सक्सेसफुल रही हो फ्रांस के लिए, लेकिन फ्रांस को वहां से घाटा तो उठाना पड़ा ही। ठीक है, तो 7 year वॉर, उससे पहले ऑस्ट्रिया की एक्सेशन, तो जो एंग्लो फ्रेंच राइवलरी है वो 18वीं शताब्दी के शुरुआती डेकेड से ही, यानी कि फ्रांस जो है वो मतलब 18th सेंचुरी में एंटर करते ही फ्रांस जो है वो उलझा हुआ था युद्ध में। किसके साथ? पहले ब्रिटेन के साथ। ठीक है, लंबे समय तक ऑस्ट्रिया, यूरोप में भी, भारत में भी, और अफ्रीका में भी, यूरोप में भी, भारत में भी और अमेरिका में भी, चारों कॉन्टिनेंट्स में फ्रांस जो है वो ब्रिटेन के साथ युद्ध में उलझा हुआ था। अब ब्रिटेन जो है वो अपनी इकोनॉमी को रिवाइव कर सकता है, क्योंकि उनकी भूमि पर वो युद्ध नहीं हो रहा, ब्रिटेन पर वो युद्ध नहीं हो रहा, इसलिए उनका इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चालू है, या उनकी ट्रेड जो है वो चालू है। लेकिन फ्रांस मेनलैंड यूरोप का हिस्सा है, तो मेनलैंड यूरोप में भी युद्ध हो रहा है, और वहां पर मेनलैंड यूरोप में ऑलरेडी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है,
इस वजह से इकोनॉमिकली रिकवर करना फ्रांस के लिए बहुत मुश्किल है एज कंपेयर टू ब्रिटेन। ब्रिटेन बहुत चतुराई से इकोनॉमिकली जल्दी रिकवर कर जाता है, क्योंकि वो मेनलैंड यूरोप से बाहर है, एक आइलैंड है, और उसकी इकोनॉमी पर असर नहीं पड़ता, और वो अपने देश में युद्ध होने देता नहीं। ठीक है, जहां भी वो युद्ध छेड़ता है बाहर छेड़ता है, या मेनलैंड यूरोप में करेगा, या यूएसए में कर रहा है, मतलब अमेरिकन कॉन्टिनेंट में कर रहा है, या साउथ ईस्ट एशिया में, या इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, इट अटेम्प्टेड टू रिस्टोर इट्स फाइनेंशियल स्टेटस थ्रू अनपॉपुलर टैक्सेशन स्कीम्स विच वर हेविली रेग्रेसिव। अब सिंपल सी बात है, अब फ्रांस की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो ये बात भली भांति समझती है कि इकॉनमी हमारी चरमरा गई है, और अगर हमें अब भोग विलास अपना बनाए रखना है तो अब हमें टैक्स बढ़ाना पड़ेगा। वो टैक्स जो ऑलरेडी पीजेंट्री की कमर, जो ऑलरेडी थर्ड एस्टेट की कमर तोड़ रहा है, उसमें उन्होंने ऑब्नॉक्शियस इंक्रीज कर दिए। ठीक है, तो इतना भयंकर माहौल जो है वो क्रिएट हो गया, जिससे लोग जो है वो बहुत ज्यादा दुखी थे। अब लोग करो या मरो वाली स्थिति थी। ठीक है, फर्दर ईयर्स ऑफ बैड हार्वेस्ट वर्सेंड बाय डीरेगुलेशन ऑफ ग्रेन इंडस्ट्री हाइटेंड द रिजेंटमेंट। देखिए, ब्रिटेन से फ्रांस का साफ साफ पंगा था। ठीक है, स्पेन, पुर्तगाल और ब्रिटेन का जो है वो रिलेशन आपस में ठीक था। जर्मनी के साथ जर्मनी, नीदरलैंड्स का ब्रिटेन के साथ रिलेशन जो है वो ठीक था, ओपनली वॉर में नहीं थे। फ्रांस के साथ वो ओपनली वॉर में थे। फ्रांस जो है वो 7 ईयर वॉर हारा अमेरिकन रेवोल्यूशन में, उसको इकोनॉमिक, भले ही अमेरिकन रेवोल्यूशन कामयाब रही लेकिन इकोनॉमिक घाटा उसे हुआ। उसके बाद टैक्सेस लगाए उसने जनता पर, प्लस सूखा पड़ गया, लेकिन ठीक है, फसलें नहीं हुई, लगातार 3-4 साल फसलें नहीं हुई। अब उसको मार्केट से अगर खरीदना है फसल को, तो यूरोप से खरीदेगा या अन्य यूरोपियन कॉलोनीज से खरीदेगा, जिसपे ब्रिटेन का स्ट्रांग होल्ड है। तो ब्रिटेन अब बहुत महंगा, ब्रिटेन ने ऐसे हालत पैदा कर दी है कि फ्रांस को बहुत महंगा खरीदना पड़े अनाज। तो फ्रांस के जो शासक हैं वो ऑलरेडी कर्ज में है और ज्यादा कर्ज में डूबते जा रहे हैं, प्लस अनाज जो है वो और ज्यादा महंगा होता जा रहा है फ्रांस के लिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि पॉलिटिकल जो इंटरनेशनल लेवल पर फ्रांस के ऐसे रिलेशंस नहीं है इतने खास अच्छे, और खासकर ब्रिटेन की वजह से बिगड़े हुए हैं कि वो बेटर लेवल पर जो है वो रिसोर्सेज नहीं जुटा पा रहा है, बड़े लेवल पर रिसोर्सेज नहीं जुटा पा रहा है आसपास के देशों से। ठीक है, इसको कहा गया डीरेगुलेशन ऑफ द ग्रेन इंडस्ट्री। The tipping point was the privileges enjoyed by aristocracy and Catholic clergy, while the masses were reeling under huge food shortage, so much so that prices of bread became unaffordable in 1789 and most of the lower sections faces starvation. 1789 आते आते 1783 ट्रीटी ऑफ पेरिस, राइट, उसके बाद उन्होंने टैक्सेस वगैरह लगाने शुरू किए, फूड शॉर्टेज उसके बाद आया। 1789 में हालात ये हो गए थे कि जो पीजेंट्री है उनके पास खाने को कुछ नहीं बचा। ब्रेड इतनी महंगी हो गई कि वो खरीद नहीं सके, लोगों को घास खानी पड़ी, जंगली जानवरों को मार मार के खाना पड़ा, अपने पशुओं को मार कर खाना पड़ा, चोरी चकारी करनी पड़ी। ठीक है, हालात बुरी थी, और भूख से मर रहे थे लोग। और वहीं पर ही जो पहला और दूसरा एस्टेट है, फर्स्ट और सेकंड एस्टेट, या फर्स्ट और जो सेकंड एस्टेट है, यानी जो क्लर्जी और जो नोबल्स हैं, वो ऐशो आराम से जी रहे हैं। ऐसे समाज में जहां पर 2% लोग ऐशो आराम से जी रहे हो और 98% में से भी, मतलब, और 80% लोग अगर भूख से मर रहे हो, तो वो 80% लोग कभी भी आपके ऊपर हिंसक हमला कर देंगे। भारत के साथ यही बड़ी समस्या है। ताजमहल जाइएगा, आज ताजमहल की कीमत अरबों में है, ज्यादा होगी, लेकिन ताजमहल के आसपास देखिएगा कि हालात जो है वो, आज भले ही पक्के मकान बन गए हों लेकिन हालात स्लम जैसे ही हैं वहां पर। तो आप जो है वो एक महल में रह रहे हैं और आसपास अगर आपके स्लम है, तो वो दिन दूर नहीं है कि वो स्लम आपकी ऊंची दीवारों को लांग कर अंदर आएंगे और आपके महल को तहस नहस कर देंगे। वही सेम चीज फ्रेंच रेवोल्यूशन में हुई। ठीक है, लोगों का सब्र टूटा, एनलाइटमेंट के आइडियाज ने लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस भर ही दिया था। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज हुई, मैं आपको बताता हूं क्या, देखिएगा। अ वीक लीडर, फ्रांस का जो शासक है वो बहुत कमजोर था। ऐसे हालात में एक बहुत स्ट्रांग डिप्लोमेट की जरूरत थी फ्रांस को, जो कि वहां पर नहीं था। अब राजा के बाद राजा का ही बेटा अगर शासक बनेगा, तो क्या गारंटी है कि वो काबिल होगा
क्या गारंटी है कि वो नशे पत्तों में नहीं डूबेगा, क्योंकि लुई 7 बिल्कुल भी काबिल शासक नहीं था। फ्रांस कुड स्टिल हैव बीन सेव्ड बाय अ स्ट्रॉन्ग लीडरशिप, बट लुई 16 फेल्ड टू राइज अप टू द चैलेंज। ठीक है, लुई 16 जो है वो नहीं उतर सका खरा किस चीज में, लोगों की समस्या को सुधारने में। ठीक है, ऐसे में लुई 16 को बढ़ चढ़कर लोगों का साथ देना चाहिए था, लेकिन उसने क्या किया देखिए, he lacked ability as well as power to address the root cause of the crisis. He paid little attention to his advisors, preferring to spend his time hunting rather than attending to details of governing. This, coupled with growing hardships of the common people, led to gradual erosion of the royal authority. Louis XVI was not the man of the movement that France needed at that time. ठीक है, फ्रांस को उस समय नेपोलियन जैसा शासक चाहिए था, एक सुदृढ़ सोच वाला, एक सुलझा हुआ इंसान जिसको पता है कि इकोनॉमिक क्राइसिस है तो किसके साथ रिलेशन बनाना है। जब लुई 16 को पता था कि मेरे भुखमरी फैली हुई है तो जर्मनी के साथ, ऑस्ट्रिया के साथ रिलेशन बनाया क्यों नहीं, इटली के साथ इतना जो पुराना क्लर्जी के तौर पर तो इतने समय से जुड़े हुए हैं, ठीक है, वेटिकन से मदद क्यों नहीं ली सही समय पर, या ब्रिटेन से हाथ मिलाने का बहुत सही मौका था ये। ठीक है, लेकिन ऐसा लुई 16 ने कुछ नहीं किया। लुई 16 ने अपने एडवाइजर्स, अपने खुद के भाई की बात नहीं मानी, जो बार बार उसे बोलता रहा है कि शक्ति से तुम उतर जाओ, तुम बहुत अनपॉपुलर हो। ठीक है, मुझे मत बिठाओ, किसी और को बिठा दो शक्ति पर, लेकिन ऐसे व्यक्ति को बिठाओ या ऐसा कोई नए रिफॉर्म्स लेकर आओ ताकि जनता में भुखमरी तो घटे। बाहर बाजार में देखो जाके जो है वो ब्रेड खरीदने लायक नहीं है। ठीक है, बैगेट कहते हैं, बैगेट जो है वो खरीदने लायक नहीं है। लेकिन लुई ने कुछ नहीं माना, लुई अपना शिकार कर रहा है, बढ़िया अपना शराब पी रहा है, मस्त जो है वो अपना महिलाओं के साथ जो है वो फुल अय्याशियां चल रही हैं। ठीक है, ऐसे में जब ये बातें जनता को पता चलती है ना कि हम यहाँ पर भूखे हैं और हमारे शासक जो हैं वो हर रोज का लाखों का खाना खा रहे हैं, लाखों के कपड़े पहन के घूम रहे हैं, और मतलब हर तरीके का भोग विलास वो एंजॉय कर रहे हैं, और हमें यहाँ पर खाने को कई दिनों से खाना नहीं मिला है। तो मैंने आपको बोला ना, एक दिन आएगा जब वो स्लम्स, देखिए वो दिन ना आए इसलिए जनता को उलझा के रखने के लिए सरकार के पास, एक कोई भी सरकार हो, चाहे वो भारत की है, पाकिस्तान की है, चाइना की है, रशिया की है, यूरोपियन है, अमेरिकन है, वो दिन ना आए कि जनता जो है वो दीवारें फांदकर आपके किले में उतर आए। वो दिन ना आए इसलिए जनता को उलझाने के बहुत सारे तरीके हैं, और बीच में मध्यस्थ बनाए हुए हैं उन्होंने। उनके पास पुलिस फोर्सेज होती है, राइट, उनके पास आर्मी होती है जो कि उनके डिस्पोजल पर है कि ऐसे समय पर जो है वो गार्ड आप हमें करें हमारे इंटरेस्ट को। ठीक है, तो खैर देखते हैं भविष्य क्या होल्ड करता है, क्या भारत इस तरह के नैरेटिव से गुजरेगा या नहीं। लेकिन लुई 16 के समय में इसी तरह की घटना घटी। लुई 16 वाज अ वीक रूलर, वीक लीडर। नेक्स्ट देखिएगा, अगला है इंपैक्ट ऑफ अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। अब ये एक और कारण है फ्रेंच रेवोल्यूशन का। फ्रेंच रेवोल्यूशन के कारण हमने देखे, सोसाइटी में जो 3 वर्ग बटे हैं उसमें से केवल टैक्स दे रहे हैं थर्ड एस्टेट, और थर्ड एस्टेट भुखमरी से गुजर रहा है आफ्टर द अमेरिकन रेवोल्यूशन। उसके बाद जो सब्सिक्वेंट टैक्सेस लगाए गए हैं, और उसके बाद जो फूड शॉर्टेज हुआ है, फूड ग्रेन का शॉर्टेज हुआ है, उससे जो थर्ड एस्टेट है वो भुखमरी से गुजर रहा है। अब इंपैक्ट ऑफ अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस देखते क्या है। द इंडिपेंडेंस ऑफ द 13 अमेरिकन कॉलोनीज फ्रॉम इंग्लैंड प्रोवाइडेड अ बूस्ट टू द फ्रेंच पीपल। द फ्रेंच सोल्जर्स रिटर्न फ्रॉम अमेरिका विद अ फाइटिंग स्पिरिट for the cause of freedom. In France, they saw situation ripe for a revolution along the American lines. Moreover, the individual rights, people's participation in government, and so on, which was resulted in American Revolution, were greatly appreciated in contemporary France and inspired the masses to put an end to the despotic rule of the Bourbons. देखिए, अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में जो सैन्य अफसर अमेरिका से वापस आए फ्रांस में, ठीक है, तो उन्होंने फ्रांस की जनता को बताया कि वहां पर इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, हमारे मॉन्टेस्क्यू भाई साहब की बातें ही उन्होंने जो है वो रिकॉर्ड करी, और उसी के दम पर उन्होंने रेवोल्यूशन किया और फ्रीडम प्राप्त कर ली है। ये पढ़िए उनका डिक्लेरेशन, उसकी कॉपी लेकर आए हम। इसमें देखिए साफ साफ लिखा हुआ है कि वी द पीपल, हम लोगों से ही जो है वो सरकार है। इस तरह की वहां पर रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट बनने जा रही है। उनका कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो लेजेंडरी रहने वाला है। ये बातें जो है वो फ्रेंच सोल्जर्स ने आकर फ्रांस में बताई,
और धीरे धीरे फ्रांस की जनता, फ्रांस का जो इंटेलिजेंसिया है, उसमें एनलाइटमेंट के आइडियाज तो ऑलरेडी पनप रहे थे। वॉल्टेयर, मोंटेस्क्यू, रसो जैसे जो फिलोसफर्स हैं, थिंकर्स हैं, वो फ्रांस की भूमि से निकले हैं। तो जनता में वो ऑलरेडी आइडियाज थे। अब अमेरिकन रेवोल्यूशन से जनता को प्रेसिडेंस मिला, और अमेरिकन रेवोल्यूशन में जनता को एक्सपीरियंस था सरकार के खिलाफ लड़ने का। और ये जो उस समय का फ्रांस का इंटेलिजेंसिया है, उनके मन में ये कॉमन सेंस, ये कॉमन एनोलॉजी बनने लगी कि जो एग्जिस्टिंग जो सिस्टम है एडमिनिस्ट्रेशन का, यानी लुई 16 को अब उतर जाना चाहिए। जिस तरह की ग्लोरियस रेवोल्यूशन इंग्लैंड ने करी है, उस तरह का सिस्टम हम भी कर सकते हैं कुछ। लुई 16 शक्ति से उतर जाओ, जो फ्यूडल सिस्टम है उसको हम खत्म कर दें और एक नया कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम ले आए प्यार से। अदरवाइज पीजेंट्री इतनी भड़की हुई है कि कभी भी जो है वो आक्रमण वो कर सकते हैं। उनके अंदर रिजेंटमेंट है, तो लोगों के अंदर ये भावना तो थी कि ये डिस्पोटिक रूल है बर्बन्स का, ये खत्म होगा। ठीक है, तो ये खत्म कैसे होगा, इसके पीछे कारण हमने देखे, इकोनॉमिक भी देखे, जो आइडियाज हैं एनलाइटमेंट के वो भी, सोसाइटी में जो सोसाइटी जो बटी हुई है वो भी, उसके अलावा लुई 16 जो कमजोर है, वो सारे कारण हमने देखे। अब हम देखते हैं कोर्स ऑफ रिवोल्ट। रिवोल्ट में क्या क्या घटनाएं घटी। रिवोल्ट, अभी देखिए, रिवोल्ट 1789 से 99 तक हमारा पूरा कोर्स रहेगा रिवोल्ट का, जिसमें से केवल 1789 में जो घटनाएं घटी है ना, केवल मैं वो बताऊंगा आपको। ठीक है, अगले सेशन में इंपैक्ट ऑफ रेवोल्यूशन में वो सारी चीजें हम कवर करेंगे। ठीक है, सो पहला पॉइंट देखिएगा, अंडर दिस बैकग्राउंड, ये जो पूरा बैकग्राउंड हमने प्रिपेयर किया है, व्हेन द किंग प्रपोज्ड टू इम्पोज फ्रेश टैक्सेस ऑन द थर्ड एस्टेट and when the members of third estate within the national assembly opposed it, a political deadlock emerged and the members of third estate decided to meet separately and reconstruct themselves as national assembly. लुई 16 ने अपने इकोनॉमिक जो भी उसको हानि हो रही थी उसको रिकवर करने के लिए नई टैक्स पॉलिसी जो लेकर आया वो, तो जो उस समय की एग्जिस्टिंग नेशनल असेंबली थी उसमें से जो रिप्रेजेंटेशन थी थर्ड एस्टेट की, उन्होंने साफ साफ मना कर दिया कि थर्ड एस्टेट टैक्स देने के हालात में नहीं है, हम इस असेंबली का हिस्सा अपने आप को मानने से मना करते हैं, हम अपनी अलग एक असेंबली जो है वो एस्टेब्लिश करते हैं, जिनको उन्होंने कहा द नेशनल असेंबली। ठीक है, कुछ समय बाद लुई 16 ने ही उस नेशनल असेंबली को रिकॉग्नाइज कर लिया और उसने क्लर्जी और नोबल से कहा कि आप आकर जुड़ जाइए इस नई नेशनल असेंबली से। देखिए, समझने की कोशिश कीजिएगा, लुई 16 की जो एग्जिस्टिंग नेशनल असेंबली है उसमें फर्स्ट, सेकंड और थर्ड एस्टेट की रिप्रेजेंटेशन मौजूद है। ठीक है, मान लिया हमने। जब लुई 16 ने 1783 के बाद टैक्सेस लगाने शुरू करे, ठीक है, 1789 में जब टैक्सेस लगाए उसने, तब इस थर्ड एस्टेट ने जो एग्जिस्टिंग असेंबली है उससे अपने आप को अलग किया और एक नेशनल असेंबली अलग एस्टेब्लिश कर ली। अब लुई 16 ने एक बात कही कि ये जो थर्ड एस्टेट अलग हो गया है, तुम एक काम करो, फर्स्ट और सेकंड एस्टेट तुम भी जाके इसे ज्वाइन कर लो, और फिर से एक वही नेशनल असेंबली बन गई। तो जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग नेशनल असेंबली थी उसी तरह की एक नेशनल असेंबली फिर से बन गई, और अगर नेशनल असेंबली फिर से पहले वाली बन गई तो फिर से जो है वो पीजेंट्री पर टैक्स जो है वो लुई 16 ने लगा ही दिए। और ये सब घटनाएं जब बाहर बैठे पीजेंट देख रहे थे तो उनको समझ आया कि यार हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं ये भी कुछ काम नहीं कर रहे, ये भी चुपचाप जो है वो मान गए उनकी बात, अब हमें ही कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, सो मैंने आपको बताया ना, पॉलिटिकल डेडलॉक, और थर्ड एस्टेट डिसाइडेड to meet separately and reconstruct themselves as National Assembly. Establishment of National Assembly was an event of great significance as it marked a genuine beginning towards the formation of representative government. ये National Assembly जो बनी, ठीक है, ये एक जेन्युइन स्टेप था एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट बनाने के प्रति, क्योंकि ये जो नेशनल असेंबली एस्टेब्लिश हुई थी ना, जो थर्ड एस्टेट अलग हो गया था और ये जो नेशनल असेंबली एस्टेब्लिश हुई थी, इसका क्लियरली ये कहना था कि जो फर्स्ट और सेकंड एस्टेट है, जो फ्यूडल सिस्टम है, आप शक्ति से उतर जाओ। लुई 16 आप शक्ति से, लुई 16 आप शक्ति से उतर जाओ। हम जो नेशनल असेंबली है, हम डेमोक्रेटिक वैल्यूज पे, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी और लिबर्टी की वैल्यूज पर हम अपने फ्रांस नेशन को ऑपरेट करेंगे। ठीक है, however the king later organized the national assembly, recognized the national assembly and ordered the clergy and nobles to participate, yet no major decisions were taken and the situation of the people continued to be miserable. मैंने बताया ना
किंग ने वापस जो है वो बोला कि क्लर्जी और नोबल्स को तुम ये नई असेंबली ज्वाइन कर लो, और फिर से वो पुरानी वाली असेंबली का ही रूप बन गया और कोई खास नया फैसला वो नहीं ले सके। ऑन लर्निंग अबाउट द स्टेट ऑफ अफेयर्स द मॉब ऑफ पेरिस बिकेम वायलेंट। अब ये बातें जब पेरिस के मॉब तक पहुंची, और ऐसे बहुत सारे ऐसे लीडर्स थे जो इक्वालिटी फ्रेटर्निटी की बात कर रहे थे, और ऑन द डेली बेसिस जो नेशनल असेंबलीज में चल रहा था वो जनता डिस्कस कर रही थी। पेरिस एज अ ह्यूज सिटी, जनता वहां पर डिस्कस करती थी इन सब चीजों को। तो जनता ने जब आइडियाज डिस्कस करे, जनता को जब पता चला कि हमारी जो नेशनल असेंबली है वो हम पर टैक्स इंपोज किए जा रही है और कुछ खास नहीं वो बदलाव ला रहे हैं, अब हमें कुछ करना पड़ेगा, तो भीड़ जो है वो भड़क गई पेरिस की। एंड ऑन जुलाई 14, 1789 दे अटैक्ड द स्टेट प्रिजन कॉल्ड बैसिल, मर्डर्ड द गार्ड्स एंड फ्रीड द प्रिजनर्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, जुलाई 14, 1789 फ्रेंच रेवोल्यूशन शुरुआत होती है। कैसे होती है? पेरिस के शहरों पर, पेरिस के शहर की जो भीड़ है वो सड़कों पर आ गई, और वो पेरिस की जो बहुत पुराना एक किला था जिसको बाद में कन्वर्ट कर दिया गया था एक प्रिजन के रूप में, उस प्रिजन पर उन्होंने अटैक किया। वहां के सभी गार्ड्स को मार दिया गया बहुत बेदर्दी से, ठीक है, और वहां के सारे जो है वो प्रिजनर्स को छुड़ा लिया गया। और ये जो एक्ट किया है उन्होंने, दिस मार्क्ड द रेवोल्यूशन, दिस मार्क्ड द फ्रेंच रेवोल्यूशन, ठीक है। द फॉल ऑफ बैसिल वाज कंसीडर्ड इन फ्रांस एज द ट्रायम्फ ऑफ लिबर्टी। बैसिल के किले, क्योंकि बैसिल के किले में आर्मरी भी थी और काफी बड़े संख्या में वहां पर सैनिक भी रहते थे, राइट। तो उस पे अगर जनता ने कंट्रोल कर लिया है तो लोगों के अंदर यह भावना आ गई कि हम लिबर्टी, हम आजाद हो गए। अब एक एक करके उन्होंने नोबल्स को टारगेट करना शुरू किया। देखिए, आफ्टर द फॉल ऑफ बैसिल द पीजेंट्स रोज अगेंस्ट नोबल्स, riots began again, aristocrats all over France, nobles were attacked and their castles stormed. They also destroyed records of their feudal services. The rebellion spread from village to village, and within a short time whole of the countryside was in embrace of the revolution. Sensing the mood of the people and seeing the futility of the resistance, the nobles voluntarily surrendered their feudal rights and the privileges on 4th August 1789. So बैसिल के फोर्ट पर हमला करने के बाद ये भीड़ गांव-गांव बढ़ती गई, और हर एक गांव के जो भी नोबल्स हैं उनके किलों पर अटैक करके, उनको मार के, जो भी सरकारी दस्तावेज थे अपने, क्योंकि जो सर्फडम था, जो सर्फर्स थे, जो कि कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से, यानी जिनकी गुलामी लिखवा ली गई थी, उनको जो है वो पर्चे वर्चे फाड़ दिए उनकी गुलामी के, जितना भी जिसके ऊपर जो डेप्ट था वो डेप्ट के जो है वो कागज फाड़ दिए गए, ठीक है। तो वो सारा डेटा ही इरेज कर दिया गया। सो फ्यूडल सिस्टम को खत्म कर दिया गया, और अंत में 4 अगस्त को इन सब फ्यूडल लॉर्ड्स ने अपने सारे राइट्स जो है वो वॉलंटरी छोड़ दिए। उन्होंने मान लिया कि हम अब शक्ति में नहीं है, जो नेशनल असेंबली है वो अब शक्ति में है, ठीक है। Thus the ancient regime was ended, feudalism and serfdom were abolished and the principle of equality was established. Feudalism and serfdom, देखिए feudal lord है और उसके सर्फर्स हैं, यानी कि उसके भाड़े के किसान हैं जिस पर वो काम करा रहा है, या उसके गुलाम किसान हैं जिनसे वो काम करा रहा है, जिनको सर्फडम कहा जाता था, ठीक है। तो और जो नोबिलिटी अगर खत्म हो गई तो सर्फडम भी ऑब्वियसली खत्म हो गया, और सभी लोग क्या हो गए फ्रांस में बराबर, ठीक है। सो दिस वाज द फ्रेंच रेवोल्यूशन। आज हम केवल पार्ट 1 में यहीं तक पढ़ेंगे, ठीक है। सो आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ा फ्रेंच रेवोल्यूशन का मायना क्या है, फ्रेंच रेवोल्यूशन के कारण क्या है, फ्रेंच रेवोल्यूशन के इवेंट्स क्या हैं। इन 3 चीजों का समझा। फ्रेंच रेवोल्यूशन क्या है, फ्रेंच रेवोल्यूशन के कारण क्या है, फ्रेंच रेवोल्यूशन में इवेंट क्या हुए, ठीक है। अब हम फ्रेंच रेवोल्यूशन को पार्ट 2 पढ़ेंगे, ठीक है। फ्रेंच रेवोल्यूशन का पार्ट 2 पढ़ेंगे, जिसमें हम देखेंगे इंपॉर्टेंस और इंपैक्ट ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन, और आगे आने वाले 1789 से 1799 और इनफैक्ट फर्दर नेपोलियन के पीरियड तक ले जाएंगे कि क्या क्या पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हुई फ्रांस में, वो हम पढ़ेंगे पार्ट 2 में, अगला आने वाला जो सेशन है, ठीक है। सो मेक श्योर कि आप इस पूरे सेशन में जितने भी सवाल मैंने पूछे हैं उनके जवाब आप दें। जो बीच बीच में मैं स्टेटमेंट्स बोलता हूं सवालों के फॉर्म में, उनको आप नोट करते रहें, तो वो मेंस के लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं वो पॉइंट्स, ठीक है। थॉरली सेशंस को फॉलो करते रहिए। प्रीवियस सेशंस अगर आपने नहीं देखे हैं, सो मेक श्योर यू वॉच ऑल दो सेशंस। पिछले सेशंस आपके लिए देखना
बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्लेलिस्ट में जाइए, स्टडी आईक्यू के चैनल पर आपको मेरे नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी। यूट्यूब के सर्च बार पर मेरा नाम लिखिएगा तो आपको वहाँ पर जो है वो प्लेलिस्ट मिल जाएगी, या इस वीडियो के नीचे जो पिंड कमेंट है वहाँ पर भी प्लेलिस्ट का लिंक है। पिछले सेशंस को एक्सेस कीजिए, पूरे सेशंस देखिए थॉरली, सभी सेशंस को देखिए, कमेंट्स डालिए और बताइए मुझे कि सेशन अच्छा लगा, बुरा लगा। आपका फीडबैक जो है वो बहुत नेसेसरी है मेरे लिए। और ये मत सोचिएगा कि 1 घंटे का 2 घंटे का सेशन है। देखिए, समय लगाना पड़ेगा आपको। अगर आपको कमीशन का पेपर निकालना है, भले ही वो, या अगर सबॉर्डिनेट पेपर भी निकालना है फॉर दैट मैटर, या अगर आप चाहते हैं कि एक जो है वो ठोस समझ हो इतिहास की, तो पूरे सेशंस आपको देखने ही पड़ेंगे। मेक श्योर यू वॉच ऑल दो सेशंस, ठीक है। उसके अलावा अगर आप सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, स्टडी आईक्यू के एप्लीकेशन को इंस्टॉल कीजिए। एक थरो कोर्स जो है वो अवेलेबल है सिविल सर्विसेज का, ठीक है। एक स्मार्ट कोर्स है, उसमें 1300 से प्लस वीडियोस हैं। बहुत सारा जो है वो आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस, बहुत सारा मटेरियल है, ठीक है। हर एस्पेक्ट को कवर किया गया है सीएससी के। सो मेक श्योर यू चेक दैट आउट। द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन फॉर द एप्लीकेशन, राइट। सो आज के सेशन को मैं कंक्लूड करता हूं। आई होप आपको फ्रेंच रेवोल्यूशन का पार्ट 1 समझ आया होगा, जिसमें हमने समझने की कोशिश करी है कि व्हाट इज फ्रेंच रेवोल्यूशन, व्हाट आर द कॉजेज फॉर फ्रेंच रेवोल्यूशन, जिसमें हमने आइडियाज ऑफ एनलाइटमेंट, ठीक है, सोसाइटल एस्पेक्ट समझा, इकोनॉमिक एस्पेक्ट समझा, रूलर का एस्पेक्ट समझा, और फिर उसके बाद हमने कोर्स ऑफ वॉर देखा कि क्या घटनाएं घटी, नॉट वॉर बट रेवोल्यूशन में क्या क्या घटनाएं घटी, राइट। सो आज के सेशन को यहां हम कंप्लीट करते हैं। अगले सेशन में मैं लेकर आऊंगा इंपैक्ट ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन, जिसमें थॉरली हम इसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाएंगे। एंड याद रखिए, प्रोसेस ऑफ चेंज, द डिस्प्यूट बिटवीन एग्जिस्टिंग ओल्ड ऑर्डर एंड न्यू ऑर्डर, रेनेसांस की क्या वैल्यूज हैं, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी किस तरह, ओल्ड ऑर्डर में जो एरिस्टोक्रेटिक क्लास थी या जो रूलर्स थे, और जो जितनी भी पीजेंट, नॉट पीजेंट्री बट जो भी प्रीस्ली क्लास थी, उन दोनों का जो है वो आपस में जोड़ था, और वो साथ में मिलकर जो है वो पीजेंट्री को बेवकूफ़ बनाते थे। और फिर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में कैपिटलिस्ट और डेमोक्रेटिक सरकारें आपस में जुड़कर जो है वो जनता को मैनिपुलेट कर रही हैं अपने फायदे के लिए। तो ये चीज़, ये बेसिक चीज़ आपको समझनी है, ओल्ड ऑर्डर न्यू ऑर्डर, ठीक है, क्या डिफरेंस है, क्या सिमिलैरिटीज हैं। धीरे धीरे सारी चीज़ें एस्टेब्लिश करेंगे। आज के सेशन को मैं यहाँ कंक्लूड करता हूँ। मेरा नाम है विशाल चौहान, मैं मिलूंगा आपसे अगले सेशन में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर।